हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में F1 फंक्शन से लेकर F12 फंक्शन की का क्या उपयोग होता है तथा साथ ही साथ अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ व शिफ्ट के साथ F1 से लेकर F12 फंक्शन की का क्या उपयोग होता है। तो फिर चलिए इस वीडियो को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और एक एक शॉर्टकट की के साथ अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ उपयोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ F1 फंक्शन की। अभी हम अपने एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत हैं। सिंपल हमने विंडो प्लस आर की प्रेस करा, रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करा एक्सेल और एंटर की प्रेस करा। हमारा एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो गया है। हमने कोई भी नया वर्कशीट नहीं लिया है या इस करंट वर्कशीट को सेव नहीं करा है। ध्यान रहे, यह प्रोग्राम अगर जो आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल नहीं करा है। यदि नहीं ओपन हो रहा है तो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, या नहीं आता है तो किसी से इंस्टॉल करा लेनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों हम सीखेंगे सबसे पहले F1 फंक्शन की का उपयोग क्या होता है एक्सेल के अंतर्गत। तो उसके लिए दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से जब एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर लें तो F1 फंक्शन की को प्रेस करें। जैसे ही आप F1 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो हेल्प का एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यह विंडो दो तरीके से ओपन हो सकता है, एक राइट हैंड साइड टास्क पेन की तरह और दूसरा हो सकता है कि आपके विंडो के सेंटर में ओपन हुआ हो। तभी देखें हमारे इस विंडो के अंतर्गत राइट हैंड साइड में ओपन हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसके टाइटल पर लाकर अपना माउस पॉइंटर और जब यहाँ पे मूव बटन बन जाए तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और इसे विंडो के अंतर्गत ड्रैग भी करके आप ला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ला दिया है। हेल्प का विंडो यहाँ पर ओपन हो गया है। हो सकता हो कि आपके कंप्यूटर में या सेंटर में भी ओपन हो सकता है। इसकी मदद से आप अपने एक्सेल प्रोग्राम से संबंधित कोई भी मदद ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑफिस 2010 के बाद से यह ऑनलाइन ही हेल्प प्रदान करता है, ऑफलाइन हेल्प प्रदान नहीं करता है। अगर जो 2010 वर्जन से नीचे का आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा तो उसमें यह ऑफलाइन वर्क करेगा। फिलहाल मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर हेल्प का विंडो ओपन हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें और फिर दोबारा कोशिश करें। तो ध्यान रहे दोस्तों कि इंटरनेट से कनेक्ट करके ही यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के ऊपर वर्जन में होंगे तब। तो फिलहाल इसे कर देते हैं हम क्लोज। तो अभी आपने सीखा F1 फंक्शन की का उपयोग एक्सेल के अंतर्गत कैसे किया जाता है या इसका क्या उपयोग होता है। अब हम सीख लेते हैं अल्ट के साथ अगर जो F1 फंक्शन की का हम प्रयोग करते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से अल्ट प्लस F1 की प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ F1 की को प्रेस करेंगे तो एक नया ब्लैंक चार्ट एरिया यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, या यूं कहें तो एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर जो पहले से आपके पास आंकड़ा हो या आप चाहते हैं कि हमारा आंकड़ा बाद में आएगा और तब तक हम चार्ट का एरिया रिजर्व करके रखें या इंसर्ट करके रखें, तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। चलिए इसमें हम डेटा को कैसे इंक्लूड करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। जैसे यहीं पर दोस्तों हम एक डेटा टाइप कर लेते हैं, जैसे 40, 50, 10 और 20। देखें यहाँ पे इस डेटा के अनुसार 4 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमें यह दिखाना है कि इसमें कौन पर्सन सबसे बड़ा है या कौन वैल्यू बड़ी है। तो उसके लिए दोस्तों ध्यान दें, आपको इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना डेटा चाहे उतना डेटा आप यहाँ पर टाइप कर लें, या पहले से टाइप किया गया है वो भी आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर चार्ट के अंदर राइट क्लिक करना है। ध्यान रहे चार्ट के ऊपर जो अभी अभी आपने ब्लैंक वाला इंसर्ट करा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट डेटा, इसे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट डेटा सोर्स का एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है चार्ट डेटा रेंज। वह डेटा रेंज सेलेक्ट करिए जिसे कि आप चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अभी देखें हमारा डेटा यहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं या चाहे तो देखिए यहाँ पे बटन है, इसे क्लिक करिए। इसे क्लिक करने के बाद अब आप अपने इस डेटा को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद वापस जिस बटन से आपने इसे छोटा किया था वहीं पर क्लिक करें, यहाँ बड़ा हो जाएगा और आप देखेंगे कि यह रेंज यहाँ पे फिल होकर आ गया है। अब आपको यहाँ पर ओके को क्लिक कर देना है। यदि अब भी आपको लगता होगा कि इसमें कोई गलती हुई है, कोई डेटा एक्स्ट्रा आ गया, तो आप यहाँ से मार्क करके हटा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये सारा डेटा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए ओके को क्लिक कर देंगे।
जैसे ओके को क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू जितनी भी हमने टाइप करी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे तो आप टैब के अंतर्गत डिजाइन और फॉर्मेट 2 टैब ऑटोमेटिक जुड़ गए हैं, जिसकी सहायता से आप चार्ट का स्टाइल बदल सकते हैं या इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेंजिंग कर सकते हैं। खैर वो हम सीखेंगे चार्ट के अंतर्गत। फिलहाल F1 फंक्शन की का हम उपयोग सीख रहे हैं एक्सेल में, तो फिलहाल हमें यही समझना था कि अल्ट प्लस F1 की प्रेस करने से यहाँ पर एक नया चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, जो कि हम सीख चुके। चलिए अब हम सीखते हैं कंट्रोल के साथ F1 फंक्शन की को हम प्रेस करें तो क्या होगा। सबसे पहले चार्ट को हम कर देते हैं डिलीट। तो कंट्रोल प्लस F1 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो आप रिबन देख रहे हैं, रिबन के अंदर ग्रुप, ये सभी के सभी हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ F1 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मिनिमाइज हो गया हमारा रिबन। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, यह भी हम समझ लेते हैं। कभी कभी हमारा डेटा बहुत ही लंबा होता है और उस अवस्था में सभी डेटा को हम नहीं देख पाते हैं रिबन के कारण, तो हम रिबन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों देख लें, यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप करके रखा है, जैसे 50 20 10 और यहाँ पे 14। अगर जो एक एग्जांपल इसको सिर्फ देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो 26 27 तक हम रो को देख पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर जो हम अपने रिबन को रखते तो इसकी साइज थोड़ी नीचे जाती, क्योंकि रिबन के लिए यहाँ पर स्पेस मिलता। चलिए वापस हम आपको दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस F1 की प्रेस करते हैं। जैसे हमने कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करा तो देखिए हमारा डेटा थोड़ा सा नीचे आ गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आकर देखें रो नंबर तो 23 हल्का सा कट रहा है, 22 तक अच्छे से हमको डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर जो हमारे पास डेटा 25 तक हो और सभी के सभी एक ही हम विंडो के अंतर्गत देखना चाहते हो, तो उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए इसे हाइड कर सकते हैं, और जब इसकी आवश्यकता हो तो हम दोबारा इसे ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कंट्रोल प्लस F1 की प्रेस करेंगे, इस प्रकार से यह हाइड हो जाएगा। देखिए हमारा 25 रो तक यह डिस्प्ले होने लगा। अब एग्जांपल के लिए इसे हमें बोल्ड करना है, इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। होम टैब या किसी भी टैब से हमें आवश्यकता है कोई सेटिंग करने की तो उस टैब को क्लिक करेंगे, वह रिबन ऑटोमेटिक ही नीचे की तरफ डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे मान लीजिए इसे बोल्ड करना है तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया, और जैसे ही हमने इसे बोल्ड करा और खाली जगह जो कि सीट के अंतर्गत किसी भी सेल को हमने क्लिक करा तो देखिए वो ऑटोमेटिक फिर से हाइड हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपने रिबन को हाइड करके सभी डेटा को देख सकते हैं। इसे डिस्प्ले करने के लिए दोबारा दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ F1 की को प्रेस करना है। जैसे ऐसा करेंगे तो यह परमानेंटली यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। ध्यान रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से डिफॉल्ट रूप में होता है, लेकिन आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे हाइड कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगला है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 फंक्शन की। उसको समझने से पहले दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम स्टेटस बार को देख लेते हैं। देखें यहाँ पे स्टेटस बार के अंतर्गत सीट 1 और इसके राइट हैंड साइड में प्लस का एक साइन आपको नजर आ रहा होगा। ये प्लस का साइन जो है नया इंसर्ट बटन है। जैसे आप इस पर अपने माउस पॉइंटर को लाकर और लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो एक नया वर्कशीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप शॉर्टकट की मदद से इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 फंक्शन की का उपयोग करेंगे। तो चलिए प्रेस करते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। जैसे ही अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की प्रेस करेंगे, जो भी मौजूदा सेलेक्टेड शीट होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक नया वर्कशीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं शीट 1, शीट 3 और शीट 2, यहाँ पर 3 सीट आपको नजर आ रहा है और सेलेक्टेड है शीट 3। अब जैसे ही अल्ट शिफ्ट और F1 की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही शीट 3 के बगल में शीट 4 आ जाएगा, जो कि हमारा करंट अभी देखें तो सेलेक्टेड शीट है शीट 4। अगर जो आप शीट 1 को सेलेक्ट करके अल्ट शिफ्ट प्लस F1 की प्रेस करते हैं तो वो सीट आगे चला जाएगा और उसके स्थान पर एक नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 फंक्शन की का उपयोग करके नया लेफ्ट साइड में एक वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ F2 फंक्शन की। दोस्तों अभी हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक फाइल है एक्सेल की एंड फंक्शन। चलिए इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे हमने इसे डबल क्लिक करा देखिए हमारी फाइल MS एक्सेल प्रोग्राम में ओपन होकर आ गई है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी अभी हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि F2, अल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 और शिफ्ट प्लस F2 का क्या उपयोग है। तो दोस्तों F2 फंक्शन का उपयोग किसी भी सेल में टाइप किए गए कंटेंट को एडिट करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि कोई भी कंटेंट या फार्मूला हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पर ट्रू आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, एक सेल में टाइप हुआ है। चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं।
जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर के कंटेंट फार्मूला बार में डिस्प्ले हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और टाइप करना है, तो हमें इसे एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए सिंपल आपको F2 की को प्रेस करना है। जैसे ही F2 की को आप प्रेस करेंगे तो यह एडिट हो जाएगा। देखें यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब चाहें तो आप इसे बैक कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट उसी के अंदर आपको डेटा जोड़ना है तो डायरेक्ट ही डेटा टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर रॉन्ग टाइप करना है, तो हमने यहाँ पे टाइप करा रॉन्ग, एंटर की प्रेस करा, देखिए यहाँ पे टाइप हो गया रॉन्ग। वैसे ही दोस्तों अगर जो किसी भी सेल में तो अगर जो कोई फंक्शन या फार्मूला टाइप किया गया है और उसे सेलेक्ट करके अगर जो आप F2 की प्रेस करते हैं तो वह फार्मूला वहां पर एडिट हो जाएगा। जैसा कि अभी देखें यहाँ पर हमने एक सेल को सिलेक्ट करा है जिसके अंदर ट्रू आपको नजर आ रहा है। अब इसको हमको एडिट करना है। अभी तो आपको यह टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में फंक्शन या फार्मूला लगा हुआ है। चलिए हम उसे देखना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो उसे सेलेक्ट करके F2 की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो वह फंक्शन या फार्मूला एडिट हो जाएगा, या यदि उसमें कंटेंट होगा तो वह भी एडिट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे फिर से फार्मूला या फंक्शन वह लागू हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने इसे सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करा था एडिट करने के लिए। अब इसमें आप चाहें तो कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे किसी भी आर्गुमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं या आर्गुमेंट जोड़ सकते हैं। फिलहाल हमें आर्गुमेंट ना डिलीट करना है ना ही जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे एस्केप की को प्रेस कर देता हूँ ताकि हमारा फंक्शन पुरानी अवस्था में चला जाए। अब दोस्तों हम इसी के साथ सीख लेते हैं कि अगर जो अल्ट के साथ F2 फंक्शन की को हम प्रेस करें तो क्या होगा। तो दोस्तों अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से अल्ट प्लस F2 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अल्ट प्लस F2 फंक्शन की का जैसे ही उपयोग करेंगे तो सेव एज का सीधे सीधे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। सेव एज का उपयोग करंट फाइल को दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन पर या दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए किया जाता है। फिलहाल दोस्तों मुझे इसे दूसरे नाम से नहीं सेव करना है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। अगला शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F2। तो चलिए दोस्तों प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F2। जैसे ही कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करेंगे तो प्रिंट ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आप अपने इस करंट वर्कबुक को या करंट वर्कशीट के डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ ऑप्शन का उपयोग करके और उसका सेटिंग करके। चलिए हम एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, और अभी हमने आपको सिखाया कि कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करके आप प्रिंट ऑप्शन का विंडो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब अगला दोस्तों हम शिफ्ट के साथ अगर जो F2 की का उपयोग करते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, कहीं पर भी आपको कमेंट ऐड करना होगा किसी भी कंटेंट फार्मूला या फिर टेक्स्ट पर या नंबर पर या डिजिट पर, तो उसके लिए दोस्तों शिफ्ट के साथ F2 की प्रेस करें। लेकिन इससे पहले ध्यान रहे कि सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ F2 की प्रेस करें। जैसे ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने कमेंट यहाँ पर टाइप कर दिया है। चलिए कमेंट को मिनिमाइज कर देते हैं। ओपन का डायलॉग बॉक्स अगर जो आपको लाना हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट और F2 की प्रेस करना होगा। जैसे ही प्रेस करते हैं तो ओपन का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आप लोकेशन के अनुसार अपनी फाइल को सेलेक्ट करके सीधे सीधे ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है दोस्तों अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2, जो कि करंट वर्कबुक को आप सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले प्रेस करेंगे अल्ट शिफ्ट और उसके बाद F2। जैसे ही अल्ट शिफ्ट और F2 की प्रेस करेंगे तो यह करंट वाला जो आपका वर्कबुक है यह सेव हो जाएगा। यदि आप पहले से सेव करके रखे होंगे तो यह ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगा, और यदि सेव करके नहीं रखे होंगे तो सेव का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए दोस्तों फाइल को क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू को क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक को हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक आ गया है, इसमें हम कुछ डेटा टाइप कर देते हैं और अब हम इसे सेव करके आपको दिखाते हैं। उसके लिए अल्ट प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और F2 की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो सेव एज का यहाँ पर देखें ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से पसंदीदा लोकेशन को सिलेक्ट करके आप अपने इस करंट वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं सेव नहीं करना है, तो मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ और इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। अगला शॉर्टकट है दोस्तों अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2। मीन्स दोस्तों चारों की को एक साथ अगर जो आप उपयोग करते हैं तो फिर से आप प्रिंट ऑप्शन का विंडो यहाँ पर आप पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अल्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2 की प्रेस करेंगे तो देखिए वही प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर
आ गया है, जो कि अभी हमने आपको बताया था कंट्रोल प्लस F2 की भी प्रेस करके आप प्रिंट का ऑप्शन विंडो ला सकते हैं। यूज ऑफ F3 फंक्शन की, सबसे पहला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों F3 फंक्शन की। F3 फंक्शन की को अगर जो नॉर्मल वर्कबुक में या नॉर्मल वर्कशीट में आप प्रेस करते हैं तो इससे इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं F3 की प्रेस कर रहा हूँ तो कंप्यूटर के अंदर से स्टॉप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा और एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसे क्लोज करने के बाद से मैं पहले से एक यहाँ पर एक्सेल की फाइल तैयार करके रखी हुई है जिसका नाम देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डेस्कटॉप पर, डिफाइन नेम। इसे डबल क्लिक करके मैं ओपन कर देता हूँ। तो मैंने इसे डबल क्लिक करा, जैसे ही डबल क्लिक करा देखिए यह फाइल हमारे एक्सेल प्रोग्राम में ओपन होकर आ गई है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों देखें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं और उनके जो भी उस सब्जेक्ट में मार्क हैं वो मार्क यहाँ पर दिए गए हैं। अब दोस्तों काउंट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं किसी भी सेल के अंतर्गत और उसके बाद सम टाइप करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं और जिनका भी हमको नंबर काउंट करना होता है, जैसे राहुल का हमें काउंट करना है, यहाँ पे सभी के सभी सब्जेक्ट में इसने कितना अंक प्राप्त किया है टोटल करके दिखाना है, तो सबको हम सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करते हैं क्लोज पैरेंथेसिस के लिए और एंटर की प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है कि टोटल इसने कितना अंक प्राप्त किया है। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत ही नॉर्मल तरीका है, इससे आपको पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इससे सरल और आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों ध्यान से समझिए क्या करना है। इक्वल का साइन लगाना है, टाइप करना है सम, टैब की प्रेस करना है ओपन पैरेंथेसिस के लिए और सीधे सीधे उस पर्सन का नाम टाइप कर देना है जिसका हमें टोटल चाहिए। जैसे देखिए राहुल का हमको टोटल चाहिए तो इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ राहुल। टाइप करने के बाद क्लोज पैरेंथेसिस लगाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए आंसर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा 373। चलिए मैं राजेश का यहाँ पर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करा जिसका नाम है G4, इक्वल का साइन लगाया, टाइप करा सम, टाइप की प्रेस करा और हमें किसका निकालना है, राजेश का। तो इसके अंदर टाइप करेंगे राजेश और क्लोज पैरेंथेसिस लगाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, राजेश का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे दोस्तों संजय, मुकेश यहाँ पे खाली है, चलिए इसका कोई वैल्यू यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, तो हमने ये वैल्यू दे दिया 25। ऐसे ही दोस्तों जिसका भी आपको निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों ये कैसे हो रहा है और यहाँ पर इसका क्या उपयोग है यह हमें सीखना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था ब्लैंक वर्कबुक में कि सिंपल किसी भी वर्कशीट या वर्कबुक के अंतर्गत आप F3 की प्रेस करते हैं तो वहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर जो आपने पहले से लिस्ट बनाकर रखी हुई है तो वहाँ पर वो लिस्ट नेम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अभी हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F3 की प्रेस करते हैं। देखिए जैसे हमने F3 की प्रेस करा यहाँ पर देखिए पेस्ट नेम का यहाँ पर एक लिस्ट आ गया। यहाँ पर कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, बहुत सारा चीज आप इसमें देख रहे हैं जो कि ऊपर यहाँ पर हेडिंग और लेफ्ट साइड की जो हेडिंग आप देख रहे हैं सब्जेक्ट का, वही सारा चीज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आखिर कैसे हो पा रहा है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला टैब में जाना है। यहाँ पर देखिए डिफाइन नेम और यहाँ पर नेम मैनेजर। सबसे पहले मैं नेम मैनेजर को क्लिक करता हूँ। देखिए पहले से हमने यहाँ पर डिफाइन नेम बना के रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ओके को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज। अब जो भी लिस्ट हमने तैयार करा था वो सब डिलीट हो गया है। चलिए मैं आपको दोबारा F3 की प्रेस करके दिखाता हूँ कि अगर जो आपने लिस्ट नहीं तैयार किया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं F3 की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मैंने प्रेस करा लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे F3 फंक्शन की का उपयोग जो भी आपने नेम लिस्ट तैयार किया होगा उसका नाम लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। चाहे तो आप सम फंक्शन के अंतर्गत डायरेक्ट ही उसे वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं F3 फंक्शन की मदद से। तो वैसे सबसे पहले तो F3 आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए दूसरा वाला शॉर्टकट हम देख लेते हैं कि इसका लिस्ट तैयार कैसे करेंगे। वैसे डिफाइंड नेम्स के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन हम F3 फंक्शन की का उपयोग एक्सेल के अंतर्गत संपूर्ण तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है। सीधे हम होम टैब में आ जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सबको एक साथ लिस्ट बना दीजिए या सिंपल अगर जो आप एक एक करके लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक एक भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है।
अब आपको जिसका भी लिस्ट तैयार करना है, देखिए कैसे तैयार करेंगे। सिंपली जैसे मुकेश का हमें लिस्ट तैयार करना है, तो मुकेश के नीचे जो भी वैल्यू टाइप किया गया इन सभी वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद से अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल और F3 की प्रेस करिए। जैसे अल्ट और कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करेंगे तो न्यू नेम का एक छोटा सा विंडो ओपन होकर आ जाएगा और ऊपर जो नाम आप टेक्स्ट में देख रहे हैं ऑटोमेटिक इसमें फिल होकर आ जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप है मुकेश। उसके नीचे आते हैं स्कोप। स्कोप में आपको वर्कबुक रहने देना है, मीन्स कि इस पूरे वर्कबुक के अंतर्गत अगर जो आप इस नाम को फार्मूला के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से बदल भी सकते हैं कि सीट 1 में ही चाहिए, सीट 2 में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको वर्कबुक सेलेक्ट करके रखना है, ओके को क्लिक कर देना है। तो हमने ओके क्लिक कर दिया। अब एक हमारा लिस्ट यहाँ पर तैयार हो गया। अगर जो हमें वो लिस्ट देखनी है तो उसके लिए दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ F3 की को प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करेंगे तो जो भी आपने लिस्ट तैयार करा होगा वो यहाँ पर नेम मैनेजर के अंतर्गत डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेम मैनेजर में आप नया लिस्ट यहाँ से मैनुअली भी बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। नया बनाने के लिए आपको न्यू को क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको नाम दे देना है, किसका बनाना है। जैसे राजेश का बनाना है तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया राजेश। अब नीचे जो है रेफरेंस नजर आ रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है और राजेश वाली जो वैल्यू है उसे सेलेक्ट कर लेना है और ओके को क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप दूसरा भी बना लेंगे। अगर जो किसी को एडिट करना है तो आप एडिट को क्लिक करके और उसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, चाहे तो नाम और वैल्यू दोनों एडिट कर सकते हैं। चलिए हम कैंसिल करते हैं। यदि आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करें, या जितना भी हो सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे डिलीट को क्लिक कर दें और ओके को क्लिक करें और डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने सीखा F3 फंक्शन की, कंट्रोल के साथ F3 फंक्शन की और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F3 फंक्शन की। अब दोस्तों अगर जो आपको एक ही साथ बनाना हो पूरा का पूरा लिस्ट तो उसके लिए आप आसानी से दोस्तों सिंपली सभी के सभी वैल्यू को सेलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है और नंबर है इन सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद से अब अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन का छोटा सा पॉपअप विंडो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ध्यान रहे यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपका टोटल डेटा है और उसकी जो हेडिंग है आपकी लेफ्ट कॉलम की या टॉप रो की या बॉटम रो की या राइट की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए ऑटोमेटिक टॉप रो और लेफ्ट कॉलम मीन्स टॉप रो का मतलब यहाँ पर है कि सब्जेक्ट राहुल, संजय, राजेश और मुकेश के नाम से यहाँ पर लिस्ट तैयार हो जाए, और लेफ्ट कॉलम का मतलब है कि हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस तरह से यह लिस्ट तैयार कर दे। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमें टॉप रो से चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे की ही तरफ चाहिए, तो आप टॉप रो रहने देते हैं और ओके को क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके को क्लिक करेंगे ये सारी लिस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है। लिस्ट देखना है तो अभी हमने आपको बताया था कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करेंगे, देखिए नेम मैनेजर का यहाँ पे विंडो आ गया और लिस्ट यहाँ पर तैयार हो गया। मुकेश, राजेश, राहुल, संजय और सब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट में सारे टेक्स्ट इन्हें हमें जोड़ना नहीं है तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर जो दोस्तों सबको आपको लेके चलना है तो फिर इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट करिए, ओके को क्लिक करिए। दोबारा दोस्तों आप अपने डेटा को सेलेक्ट करिए, जो भी आपका डेटा है। सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 की प्रेस करिए। अब दोस्तों देखिए फिर से दोबारा यह टॉप रो और लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग रहने देते हैं। इस बार दोनों को ही हम यहाँ पर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट रहने देते हैं और ओके को क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा दोस्तों हमें फिर से नेम मैनेजर को देखना है तो कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करेंगे। तो देखिए जितना भी इसमें लेफ्ट कॉलम में है नाम, उतने नाम से यहाँ पे लिस्ट तैयार हो गया है, और जितना भी टॉप रो में है उस नाम से यहाँ पर तैयार हो गया। तो फिलहाल दोस्तों हमें सिर्फ नाम से ही चाहिए, तो बिना नाम वाले यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमें सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करना होगा। क्योंकि यह प्रक्रिया लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने तरीका आपको बता दिया कि कैसे इसे बनाएंगे। अब फाइनली दोस्तों हमने इसे बना दिया। बनाने के बाद अब इसे हम कर देंगे क्लोज। अब दोस्तों इसे फंक्शन के अंतर्गत कैसे यूज करना है तो ध्यान दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे नाम टाइप कर दे रहा हूँ R, यहाँ पे S, सभी नाम का मैं एक एक कैरेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर सम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे राहुल का चाहिए यहाँ पे डेटा, तो इक्वल साइन टाइप करेंगे सम, टाइप की प्रेस करेंगे
अब आपको ये नाम भी आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आप F3 की प्रेस करिए। जैसे F3 की प्रेस करेंगे तो जो लिस्ट आपने बनाया था उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसको आप क्लिक करिए, जैसे हमको मान लीजिए संजय का चाहिए या राजेश का चाहिए या राहुल का चाहिए, तो पहले राहुल का चाहिए, ओके को क्लिक करिए, ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। एंटर की प्रेस करिए, ऑटोमेटिक उसका आंसर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों संजय का चाहिए तो इक्वल सम टाइप की प्रेस करिए और यहाँ पर F3 की प्रेस करिए। अब हमें संजय का चाहिए तो हम संजय को सिलेक्ट करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, उसका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे दोस्तों राजेश का तो इक्वल सम टाइप की प्रेस करेंगे और यहाँ पर F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे, उस नाम को सिलेक्ट करेंगे जिसका यहाँ पर हमको टोटल चाहिए, ओके को क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे दोस्तों मुकेश का देख लेते हैं तो सम, उसके बाद F3 की, उसके बाद मुकेश को सिलेक्ट करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आप यह सोच रहे होंगे क्या इससे मैच करेगा या वही है कि नहीं, तो उसके लिए दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा सम करके दिखा देता हूँ। एंटर, अल्ट इक्वल एंटर, अल्ट इक्वल एंटर, अल्ट इक्वल एंटर। देखिए आप आंसर मिलाएंगे तो बिल्कुल वही आंसर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अगला शॉर्टकट है दोस्तों शिफ्ट प्लस F3। यदि आप फंक्शन को टाइप नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान से आपको समझना है, उस सेल को क्लिक करना है जिस सेल में आपको आंसर चाहिए, उसे सिलेक्ट करने के बाद से अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन का एक छोटा सा विंडो आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब दोस्तों इसके नीचे आप देखेंगे तो सेलेक्ट फंक्शन के नीचे लिस्ट नजर आएगा कि कौन सा फंक्शन आप यहाँ पर चलाना चाहते हैं, और यदि यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप अपने फंक्शन का नाम टाइप कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सम और यहाँ पर मैं गो को क्लिक करता हूँ। जैसे ही गो को मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक सबसे ऊपर वह सम फंक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ओके को क्लिक करना है। जैसे ओके को क्लिक करेंगे तो फंक्शन आर्गुमेंट का विंडो अब यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2 और भी नंबर यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर जो नंबर 1 के अंदर ही पूरा डेटा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद वो सारे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो कि सेल में टाइप किए गए हैं या यू कहें तो उन सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिनका आपको सम करना है, और फिर से इस वाले बटन को क्लिक करके और यहाँ पर ओके को क्लिक कर देंगे। जैसे ओके को क्लिक करेंगे तो उसका आंसर उस सेल में डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए हम दूसरे सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट प्लस F3 की को प्रेस करते हैं। जैसे हमने शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सम टाइप करने के बाद मैं गो को क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा सम सेलेक्ट हो गया। अब ओके को क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करते हैं तो फिर वही फंक्शन आर्गुमेंट आ गया और ऑटोमेटिक ही C2 से C9 तक यहाँ पर सिलेक्टेड नजर आ रहा है। क्योंकि हमें C2 से C9 तक नहीं चाहिए, हमको चाहिए C2 से C8 तक। तो उसके लिए दोस्तों हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद और यदि दोस्तों आप डेटा को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते और पहले से लिस्ट बनाए हुए हैं तो आप सीधे सीधे उस नाम को टाइप करिए जिसका आप योग निकालना चाहते हैं। जैसे संजय का टोटल नंबर हम निकालना चाहते हैं तो सिंपल दोस्तों हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे संजय, SANJAY। संजय टाइप करने के बाद से ओके को क्लिक करेंगे, उसका आंसर जस्ट उस सेल में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। चलिए मैं राजेश का आपको निकाल कर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इस सेल को क्लिक करा क्योंकि इसका आंसर हमको यही चाहिए, या अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे सेल में हम निकाल देते हैं। जैसे इस सेल को हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करा, इंसर्ट फंक्शन आ गया, यहाँ पर सम को सिलेक्ट करा, ओके को क्लिक करा। ओके क्लिक करने के बाद से नंबर 1 में क्योंकि हमने पहले से लिस्ट बना के रखा है इसलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे राजेश, और राजेश टाइप करने के बाद ओके को क्लिक करेंगे। जैसे ओके को क्लिक करेंगे उसका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। यूज ऑफ F4 फंक्शन की। दोस्तों अभी हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, शिफ्ट प्लस F4 इसका नाम हमने रखा है। सबसे पहले हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। जैसे हमने इसे डबल क्लिक करा देखिए हमारी फाइल एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत ओपन होकर आ गई है, जिसमें पहले से हमने 2 टेबल तैयार करके रखा है। सबसे पहला टेबल अगर जो ध्यान से अगर जो हम देखते हैं तो इसमें देखें 4 कॉलम लिया गया है, जिसमें नेम, मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन मार्क और रैंक है यहाँ पे। तो दोस्तों
यहाँ पर सबसे पहला हमारा शॉर्टकट जो है F4 फंक्शन की का उपयोग हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि F4 फंक्शन की का एक्सेल में क्या उपयोग है। MS एक्सेल में F4 फंक्शन की का उपयोग सेल रेफरेंस को स्विच करने के लिए किया जाता है। मीन्स दोस्तों कि एब्सोल्यूट को रिलेटिव में और रिलेटिव को एब्सोल्यूट में बदलने के लिए किया जाता है। शायद ऐसे दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है 600 और यहाँ पर ऑप्टेन मार्क अलग अलग दिए गए हैं। अब दोस्तों इसमें हमें रैंक निकालना है कि कौन सा इसमें स्टूडेंट पहले नंबर पर, कौन दूसरे और कौन तीसरे नंबर पर अंक प्राप्त किया है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला होता है रैंक का। तो किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें रैंक निकालना है। तो हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया है, इक्वल का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे रैंक। रैंक टाइप करने के बाद देखेंगे रैंक से मिलता जुलता यहाँ बहुत सा फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सिंपल दोस्तों सिर्फ आपको रैंक को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नाम डिस्प्ले हो रैंक। उसे डबल क्लिक करें या सिलेक्ट करने के बाद टैब की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो फार्मूला पूरा हो जाएगा और ओपन पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है जो कि ऑप्टेन मार्क है, उसके बाद कामा लगाना है और टोटल जितने ऑप्टेन मार्क है उन सबको सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करना है क्लोज पैरेंथेसिस के लिए और एंटर की प्रेस करना है। जैसे ऐसा करेंगे तो जो सबसे पहला वाला आपने ऑप्टेन मार्क को सिलेक्ट करा था उसका रैंक यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब इसे दोस्तों हम फिल डाउन करते हैं। फिल डाउन करने के लिए उस सेल को सेलेक्ट करें और कॉर्नर में फिल हैंडल बटन पर अपना माउस पॉइंटर ले जाएं। जब पतले में प्लस साइन बन जाए तो लेफ्ट बटन को होल्ड करें, मीन्स क्लिक करें और उसे दबाए रखें और नीचे की तरफ ड्रैग करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो रैंक में पहले पर 5, फिर दूसरे पर 5, तीसरे पर 5 और चौथे पर 1, पांचवें पर यहाँ पर 2 और छठवें पर 2 और सातवें पर 1 नजर आपको आ रहा है। तो दोस्तों ये रैंक का फार्मूला जो अभी हमने चलाया ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे। अब इसे वास्तव में कैसे निकालेंगे तो चलिए अब देख लेते हैं। दूसरे सेल में हम इसे निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो हमने E2 को क्लिक करा, मीन्स E2 सेल को सिलेक्ट करा, इक्वल का साइन लगाया और टाइप करा रैंक। टाइप करने के बाद रैंक को सिलेक्ट करा, टैब की प्रेस करा। उसके बाद से दोस्तों ऑप्टेन मार्क से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। किसी एक सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑप्टेन मार्क से। उसके बाद कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद फिर उसी सेल से अंत तक जाए, मीन्स उस सभी सेल को सिलेक्ट करें जिसमें कि ऑप्टेन मार्क है। शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करें क्लोज पैरेंथेसिस के लिए, एंटर की प्रेस करें। आंसर देखिए बिल्कुल वही आया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम मैंने चलाया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि F4 फंक्शन की के उपयोग से क्या होगा। अब दोस्तों इस सेल को एडिट करना है तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था F2 फंक्शन की का उपयोग करना, किसी भी सेल को एडिट करना। तो हमने इसे सेलेक्ट करा, F2 की प्रेस करा, देखिए एडिट हो गया। उसके बाद दोस्तों जो हमने लास्ट टाइम में ऑप्टेन मार्क पूरा सेलेक्ट करा C2 से C8 तक, इसे सेलेक्ट करेंगे अपने माउस के लेफ्ट बटन से स्क्रॉल करते हुए और अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F4 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। जैसे ही F4 फंक्शन की को आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देखिए यह यहाँ पर लॉक हो गया। यदि यह लॉक का यह व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो F4 को एक बार और प्रेस करें तो देखिए इसमें कुछ डॉलर साइन के सिंबल कम हो गए। अगर जो यह भी तरीका आपको पसंद नहीं आया तो F4 की प्रेस करें तो देखेंगे तो फिर से दूसरे स्टाइल में चेंज हो जाएगा। फिर से F4 की प्रेस करेंगे तो यह पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर सेल रेफरेंस में स्विच कर सकते हैं और साथ ही साथ एब्सोल्यूट को रिलेटिव में और रिलेटिव को एब्सोल्यूट में बदल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं F4 की प्रेस करता हूं ताकि यह लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद अब एंटर की प्रेस करेंगे और फिर से इस सेल को सिलेक्ट करके जो हमारा फिल हैंडल बटन है इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो यह नीचे तक ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा जहां तक हमारा डेटा टाइप हुआ होगा। अब देख रहे होंगे कि इसमें अलग अलग रैंक यहाँ पर निकाल कर रख दिया है। जैसे 550 का देखिए फर्स्ट आया हुआ है, 502 का देखिए सेकंड आया है, 463 का 3 आया है, 365 का 4 आया है, 361 का 5, 354 का 6 और 289 का 7 आया है। तो इस प्रकार दोस्तों अभी आपने सीखा F4 फंक्शन की का उपयोग करना एक्सेल के अंतर्गत। अब दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट है Alt प्लस F4। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम और भी समझ लेते हैं। Alt प्लस F4 फंक्शन की हो या Alt प्लस कंट्रोल प्लस F4 फंक्शन की हो या Alt प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 की हो या दोस्तों Alt प्लस शिफ्ट प्लस F4 फंक्शन की हो, क्रम से हमने जो शॉर्टकट बताया और स्क्रीन पर आप देखे हैं, इनको प्रेस करते हैं तो सिंपल जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक को ओपन करा है वो क्लोज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे।
तो सबसे पहले हम Alt प्लस F4 फंक्शन की को प्रेस करते हैं। जैसे हमने करा तो देखें यहाँ पे सेव का एक विंडो आ गया। अब सेव को क्लिक करते हैं, जैसे सेव करेंगे हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। चलिए इसे दोबारा ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। फिर से हमने इसे डबल क्लिक करा, हमारी फाइल ओपन हो गई। अभी आपने देखा था कि हमारी फाइल सेव नहीं हुई थी, तो सेव का वार्निंग मैसेज आया था और साथ ही साथ हमारा विंडो भी क्लोज हो गया। अब मैं दोबारा इसे क्लोज करके देखता हूँ Alt प्लस F4 फंक्शन की का उपयोग करके। जैसे मैंने प्रेस करा, देखिए ये क्लोज हो गया। दोबारा हम इसे ओपन करते हैं दोस्तों। अब हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F4 फंक्शन की। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस F4 फंक्शन की को जब हम प्रेस करते हैं तो जो अभी करंट टाइम में आपको वर्कशीट नजर आ रहा है ये क्लोज हो जाएगा। एक्सेल का प्रोग्राम हमारा ओपन रहेगा, लेकिन ये वर्कशीट हमारा यहाँ से क्लोज हो जाएगा। चलिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F4। जैसे हमने कंट्रोल प्लस F4 फंक्शन की प्रेस करा तो देखिए वो यहाँ से क्लोज हो गया, लेकिन हमारी एक्सेल की फाइल यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर हम फाइल को क्लिक करेंगे, इसमें न्यू को क्लिक करके एक नया ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। दोबारा देखते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस F4 फंक्शन की प्रेस करते हैं, देखिए फिर से गायब हो गया। यहीं पर दोस्तों Alt प्लस F4 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा एक्सेल का प्रोग्राम ही हमारा क्लोज हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों Alt कंट्रोल प्लस F4 है, लेकिन उसको समझने से पहले हम एक यहाँ पर कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों प्रेस करते हैं Alt प्लस कंट्रोल प्लस F4। जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारी फाइल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। दोबारा अपने फाइल को ओपन करते हैं। अगला है Alt प्लस कंट्रोल प्लस Shift प्लस F4। तो Alt कंट्रोल Shift F4 की प्रेस करते हैं, देखिए फिर से हमारी फाइल क्लोज हो गई, साथ ही साथ हमारा एक्सेल का विंडो भी क्लोज हो गया। चलिए एक और इसका शॉर्टकट है, सेम ऐसे ही Alt प्लस F4 के जैसे काम करता है, वो है Alt प्लस Shift प्लस F4। जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा एक्सेल का प्रोग्राम उस वर्कशीट के साथ ही क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस कंट्रोल प्लस Shift प्लस F4, Alt प्लस Shift प्लस F4 लगभग सेम ही काम करते हैं। बस इसमें डिफरेंस है कंट्रोल प्लस F4 वाला कि वह सिर्फ और सिर्फ करंट वर्कबुक को क्लोज करता है। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो समझने लायक है, तो उसके लिए हमने इस फाइल के अंतर्गत एक और टेबल तैयार करके रखा है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए ये हमारा दूसरा वाला टेबल है। तो अभी दोस्तों इसको ध्यान से समझना है। ये जो हम शॉर्टकट समझने वाले हैं Shift प्लस F4। ध्यान रहे दोस्तों, Shift प्लस F4। Shift प्लस F4 की को जब भी हम प्रेस करेंगे तो यह सेलेक्ट जो हमारा रेंज होगा या जहां पर भी हम काम कर रहे होंगे उसके राइट साइड के जो भी इम्पटी सेल होंगे ऑटोमेटिक ही वह सेलेक्ट होंगे। मतलब एक सेल के बाद दूसरे सेल में जाएगा, फिर तीसरे सेल में। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करा, जो कि टेबल हमारा ये है। अब दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट के साथ F4 की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ही रेंज के आगे जो भी हमें सेल दिखाई देगा खाली उसमें चला जाएगा। फिर से मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए अब ऊपर चला गया। फिर से मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए टेबल के यहाँ पर आ गया। शिफ्ट प्लस F4 की फिर से मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए फिर दूसरे सेल में। ऐसे ही खाली जितना भी होगा उस सेल में यह ट्रेवल करता रहेगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए अब नीचे की तरफ खाली है, फिर जहां भी खाली होगा अभी देखिए सेल यहाँ आ गया। शिफ्ट प्लस F4 की प्रेस करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आ गया। फिर से शिफ्ट प्लस F4 की प्रेस करते हैं, देखिए बाहर आ गया, फिर अगले रो में जाएगा। देखें ध्यान से, एक एक रो को ये ट्रेवल करता रहेगा और यही प्रक्रिया चलती रहेगी जहां जहां तक सेल खाली होगा। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, जहां पर हमने वर्क करा होगा वहीं पर ये काम करेगा, उसी के इर्द गिर्द काम करेगा। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। इसका उपयोग जब करते हैं तो यही सिलेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अभी आप देख रहे थे राइट डायरेक्शन में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन गार्ड के नीचे एक है, उसके नीचे ये वाला सेल सेलेक्ट है। अब अगर जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 की हम प्रेस करते हैं तो यह लेफ्ट डायरेक्शन में सिलेक्शन बनाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 की प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर था पहले सिलेक्शन, अब यहाँ आ गया। फिर से F4 की प्रेस करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आ गया। अब ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए ऊपर, फिर से ऊपर, अब यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, तो यह लेफ्ट डायरेक्शन में सिलेक्शन करता हुआ जाएगा। जो भी आपका करंट स्टेबल होगा या उसके आसपास में जो भी इम्पटी सेल होगा वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी टेबल में खाली सेल को ढूंढ सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये दोनों बहुत ही काम के हैं, शिफ्ट प्लस F4 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 शॉर्टकट की। और पहला आपने सिखा ही था F4 फंक्शन की का उपयोग करना। यूज ऑफ F5 फंक्शन की। दोस्तों अभी आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक पहले से ही MS एक्सेल की फाइल बनाकर रखी हुई है जिसका नाम है वैल्यू फंक्शन। इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर दे रहे हैं। जैसे ही इसे डबल क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत यह फाइल ओपन हो जाएगी। जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फाइल ओपन हो गई है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले से एक टेबल यहाँ पे बना बनाया आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। पहला शॉर्टकट है F5 फंक्शन की। F5 फंक्शन की का उपयोग गो टू
या गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। अब कोई भी एक्सेल फाइल हो दोस्तों जिसमें पहले से टेबल बना हो, उसमें अगर जो आप किसी भी स्पेशल मीन्स कि अपनी इच्छा अनुसार सेल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए F5 की को प्रेस करें। जैसे ही F5 की को प्रेस करेंगे तो गो टू या यूं कहें तो गो टू स्पेशल का एक यहाँ पे विंडो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों रेफरेंस का जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें किसी भी सेल का एड्रेस टाइप करके आप उस लोकेशन पर या उस सेल पर जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारी अभी सेल सेलेक्टेड है A4, जिसका नाम आप यहाँ नेम बॉक्स में देख सकते हैं। मैं D5 में जाना चाहता हूँ तो इसके अंदर टाइप करना है D5 और ओके को क्लिक करना है। जैसे ओके को क्लिक करेंगे D5 सेल सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नेम बॉक्स में नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो किसी भी सेल का आपने नाम चेंज किया है तो आप उस नाम को टाइप करके भी उस सेल पर जा सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने के लिए उस सेल को सिलेक्ट करिए, नेम बॉक्स में क्लिक करिए और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ राम। राम टाइप करके मैंने इंटर करा, अब इस सेल का नाम हो गया है राम। अब दोस्तों मैं यहाँ पर E2 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। E2 सेलेक्ट करके F5 की को मैं प्रेस कर रहा हूँ। मैंने जैसे F5 की को प्रेस करा, गो टू का यहाँ पर विंडो ओपन हो गया। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो रेफरेंस का बॉक्स है, सेल रेफरेंस के अंदर अपना नाम टाइप करना है, मीन्स उस सेल का नाम टाइप करना है जिसका आपने नाम चेंज करा है और ओके को क्लिक करना है। जैसे ओके को क्लिक करेंगे वह सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं यह देखना कि कितने सेल का नाम हमने चेंज करा है तो F5 की प्रेस करिए। गो टू के अंतर्गत आप आके देख सकते हैं कि जितने भी सेल का नाम आपने चेंज करा होगा या हाल ही में उस सेल को आपने सेलेक्ट करा होगा गो टू की मदद से, तो उसका नाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों स्पेशल को क्लिक करके किसी स्पेशल सेल पर या स्पेशल कंटेंट पर आप जा सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, करंट एरे है, करंट रीजन है, ब्लैंक सेल है या लास्ट सेल है, डिपेंडेंट, प्रेसिडेंट, कॉलम या रो या फिर कांस्टेंट या फार्मूला। जैसे दोस्तों अभी देखें, हमें यह देखना है कि इस सीट के अंतर्गत कौन से सेल में कमेंट लगा हुआ है। तो देखिए पहला ऑटो सेलेक्टेड है कमेंट, ओके को क्लिक करते हैं तो जहां पर भी हमने कमेंट लगाया होगा ऑटोमेटिक उस सेल पर हमें पहुंचा देगा। फिलहाल मैसेज आया था नो वर फाउंड, मतलब कि इस सीट के अंतर्गत कहीं पर भी कमेंट नहीं लगाए। तो चलिए सबसे पहले हम कमेंट लगा लेते हैं। कमेंट लगाने के लिए जिस सेल में आपको लगाना है उस सेल को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ F2 की प्रेस करिए। जैसे शिफ्ट के साथ F2 की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक कमेंट उसमें इंसर्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे ABCD टाइप कर दे रहा हूँ, टाइप करने के बाद खाली जगह पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे UPS जो सेल है जिसका नाम है A4, इसमें हमने कमेंट ऐड कर दिया। अब दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि कौन से सेल में कमेंट लगाए, तो किसी भी सेल को सिलेक्ट रखिए या कहीं पर भी रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। F5 की प्रेस करिए, गो टू के विंडो के अंतर्गत स्पेशल को क्लिक करिए, कमेंट को सिलेक्ट करिए और ओके को क्लिक करिए। ऑटोमेटिक देखिए वह सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप यह जानना चाहते हैं कि कितने सेल में फंक्शन चलाए गए हैं या कहां पर फंक्शन चलाया गया है, तो F5 की प्रेस करिए, स्पेशल को क्लिक करिए और यहाँ पे फार्मूला, किस टाइप का फार्मूला, नंबर वाला, टेक्स्ट वाला, लॉजिकल वाला या एरर वाला, तो सभी को सिलेक्ट रहने देते हैं, ओके को क्लिक करते हैं। तो देखिए जहां जहां पर हमने फंक्शन चलाया होगा ऑटोमेटिक वह सेल यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों देखेंगे इसके नीचे एक और टेबल है, इसमें भी जहां जहां फंक्शन हमने चलाया है वहां देखिए सेल हाईलाइट हो गया। पहचानने के लिए उस सेल पर क्लिक करिए और देखिए नेम बॉक्स में वह फंक्शन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फंक्शन हो या फार्मूला वहां पे तुरंत दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार दोस्तों अभी आपने सीखा है F5 फंक्शन की का उपयोग करना एक्सेल के अंतर्गत। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5 की प्रेस करते ही हमारा एक्सेल का विंडो रीस्टोर मोड में चला जाता है पुरानी अवस्था में। चलिए हम प्रेस करके देखते हैं। तो कंट्रोल के साथ F5 की प्रेस करते हैं तो देखिए यह मैक्सिमाइज से यहाँ पर रीस्टोर हो गया। चलिए दोस्तों इसे हम मैक्सिमाइज कर देते हैं, क्लोज करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से हम कोई भी एक एक्सेल की फाइल को ओपन कर देते हैं। जैसे हमने दूसरे एक्सेल फाइल को ओपन करा और इसे रीस्टोर करके थोड़ी सी इसकी साइज को हम अपनी इच्छा अनुसार इसे रिसाइज कर लेते हैं। अब देख रहे होंगे दोस्तों कुछ इस तरह का विंडो आपको नजर आ रहा है। अब इसे हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद अगर जो कंट्रोल के साथ F5 की प्रेस करते हैं तो पुरानी अवस्था में यह रीस्टोर हो जाएगा।
जैसा कि अभी आपने देखा था, जिस साइज के अकॉर्डिंग हमने रिसाइज करा था। इसका मतलब है दोस्तों कि मैक्सिमाइज विंडो से यह रीस्टोर हो जाता है पुरानी साइज में। चलिए इसे करते हैं क्लोज। अब फिर से हम वैल्यू फंक्शन नाम के फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं और इसे कर देते हैं मैक्सिमाइज। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस के विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी टेक्स्ट या नंबर के स्थान पर आप दूसरा नंबर या टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करें। जैसे ही शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत फाइंड में फाइंड वर्ड के बॉक्स के अंतर्गत आप जो भी चीज ढूंढना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप करके उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं मॉनिटर ढूंढना चाहता हूँ तो मैंने इसमें टाइप करा मॉनिटर और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे जहां पर भी मॉनिटर होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों किसी भी नंबर या टेक्स्ट के स्थान पर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो फाइंड वर्ड के अंतर्गत उस नाम को टाइप करें जिसके स्थान पर आप बदलना चाहते हैं। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ यूपीएस और रिप्लेस विथ के अंतर्गत मैं रिप्लेस जो करने वाला हूँ यूपीएस के स्थान पर टेक्स्ट को वो टेक्स्ट मैं टाइप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ या रिप्लेस करना चाहता हूँ रैम, यानी कि यूपीएस के स्थान पर मैं चाहता हूँ रैम हो जाए, तो पहले फाइंड वर्ड में टाइप करना है वह टेक्स्ट जिसके स्थान पर आपको चेंज करना है। रिप्लेस विथ में वह टेक्स्ट टाइप करना है जो उसके स्थान पर आप रखना चाहते हैं। फाइनली रिप्लेस को क्लिक कर दें, ओके को क्लिक करें। आप देखेंगे कि वह रिप्लेस हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर जो ऐसा नहीं होता है सपोज, तो सबसे पहले आपको फाइंड को क्लिक करना है और यूपीएस टाइप करके फाइंड वर्ड करना है। देखिए मिल गया। अब रिप्लेस को क्लिक करना है और यहाँ पर रिप्लेस को क्लिक करना है। देखिए रिप्लेस हो चुका, क्योंकि यह आगे पीछे चलता है तो ध्यान रहे पहले उसको फाइंड करना है उसके बाद रिप्लेस करना है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यह है 2500, इसकी जगह पे हमें कुछ और रखना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड वर्ड के अंदर टाइप करना होगा 2500, फिर हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। देखिए मिल गया 2500, इसकी जगह पे हम रखना चाहते हैं 3500, यहाँ पर कर देंगे रिप्लेस। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ रिप्लेस हो गया। यहाँ पर भी 2500 था वो भी रिप्लेस हो गया। चलिए इसे करते हैं क्लोज। यूज ऑफ F6 फंक्शन की। दोस्तों अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक सैलरी नाम की फाइल आप देख रहे होंगे जो कि एक्सेल की फाइल है। चलिए इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर देते हैं। जैसे इसे डबल क्लिक करेंगे तो यह एक्सेल प्रोग्राम के अंदर ओपन हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इस प्रकार की एक टेबल की आवश्यकता होगी F6 फंक्शन को समझने के लिए। इस टेबल के अंतर्गत यहाँ पर 3 कॉलम आपको नजर आ रहे, एक सीरियल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा सैलरी। सीरियल नंबर में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देखते हैं कितने सीरियल नंबर हैं और नेम उसके अकॉर्डिंग आते जाएंगे और उनकी सैलरी भी। तो फिलहाल पहले वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 9540 रुपए सैलरी है वाजिद अंसारी की। अब दोस्तों किसी भी सेल को सिलेक्ट करके हम डाउन एरो की को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए पहले नंबर पर जिसका नाम था वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो गया है और नीचे की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं और ऊपर के जितने रो थे जो कि 32 से पहले वाले उनका नाम यहाँ पर हाइड हो चुका है। अभी हम अगर जो ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करें तो हम सिर्फ टॉप वाले को देख पाएंगे और यदि नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हम सिर्फ बॉटम वाले को देख पाएंगे। तो इस प्रकार तो यह देख पाना मुश्किल है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा, लेकिन उस सेटिंग को करने से पूर्व सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं सिंपल यदि F6 फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए हम प्रेस कर रहे हैं F6। जैसे हमने किसी भी सेल को सिलेक्ट करके F6 की प्रेस करा, देखें यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। हाँ, F6 फंक्शन की का उपयोग करने पर सीट नंबर जो होता है वो सेलेक्ट होता है। अगर जो आप मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं तो यह सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो विशेष प्रभाव नहीं डालता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको व्यू टैब को क्लिक करना होगा और व्यू टैब में जाने के बाद स्प्लिट को क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन से सेल को सिलेक्ट करके रखें। जिस सेल को आप सिलेक्ट करके रखेंगे वहीं से हमारा यह वर्कशीट स्प्लिट होगा। तो चलिए अब हमने 7 नंबर का जो सीरियल नंबर है, ध्यान रहे ये जो डिफॉल्ट रूप में दिख रहा है रो नंबर, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमने जो सीरियल नंबर अपना दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हमने 7 नंबर को सिलेक्ट रखा और स्प्लिट को क्लिक करा। जैसे ही स्प्लिट को क्लिक करेंगे तो देखिए वर्कशीट के बीच में यहाँ पर एक स्प्लिटर आ गया, यहाँ से यह 2 भागों में बट गया। अब दोनों विंडो को आप एक ही समय में स्क्रॉल कर सकते हैं या चाहे तो अलग अलग भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर F6 का क्या मतलब है। तो दोस्तों F6 से आप एक स्प्लिट विंडो से दूसरे स्प्लिट विंडो में स्विच कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पर एक सिलेक्ट करके रखे हुए विशाल गुप्ता को
अगर जो यहीं पर हम F6 की प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा सिलेक्शन देखें दूसरे वाले स्प्लिट विंडो में आ जाएगा, जो कि अभी देखिए टोटल अमाउंट पे आ गया। फिर से F6 की प्रेस करते हैं तो देखिए वापस चला गया विशाल गुप्ता। फिर से F6 की प्रेस करते हैं तो देखिए वापस अमाउंट पे आ जाएगा। मीन दोस्तों कि एक स्प्लिट विंडो से आप दूसरे स्प्लिट विंडो में जा सकते हैं। देखिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, चलिए अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और अगर जो दूसरे वाले में हमें स्विच करना है तो यहाँ पर F6 की प्रेस करेंगे, दूसरे वाले विंडो में हम आ जाएंगे। देखिए अब मैं दूसरे वाले विंडो में यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और यही अगर जो मैं चाहता हूँ पहले वाले में जाने के लिए तो अब मैं F6 की प्रेस करा और पहले वाले में चला गया। देखिए पहले वाले में स्क्रॉल हो रहा है। अब यहाँ पर प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F6। तो दोस्तों जो अभी F6 से हो रहा था सेम वही प्रक्रिया शिफ्ट प्लस F6 के साथ भी होती है। चलिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F6। देखिए स्विच कर रहा है, अभी सीरियल पे है, अभी देखेंगे तो 8 नंबर के रो पे है। फिर से देखिए नेम पर आ गया और ये स्विच कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। एक विंडो से दूसरे विंडो में, देखिए अभी पहले विंडो में है, चलिए अब दूसरे विंडो में आ जाते हैं। शिफ्ट के साथ 6 की प्रेस करते हैं तो हम दूसरे में आ जाएंगे। अभी हम दूसरे में आ चुके हैं, चलिए इसे स्विच करते हैं, देख पा रहे हैं। तो इसकी भी मदद से आप स्विच कर सकते हैं, या तो यहाँ पे F6 का उपयोग करें या शिफ्ट के साथ F6। आसान F6 है, क्या दो की को दबाना, तो बेहतर है कि आप F6 का ही उपयोग करें। चलिए अब यहाँ से स्प्लिट को हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार आप F6 और शिफ्ट प्लस F6 का उपयोग करना सीख गए। अगला हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F6। तो ध्यान रहे दोस्तों, कंट्रोल प्लस F6 शॉर्टकट का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप करंट विंडो का एक नया विंडो लिए हों। करंट विंडो का नया विंडो क्या है उसको समझने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिए। टैब के ऊपर जब आप देखते हैं तो उस फाइल का नाम डिस्प्ले होता है जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं, और उसके राइट हैंड साइड में उस प्रोग्राम का नाम शो करता है। फिलहाल देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सैलरी और ये एक्सेल, यानी कि यह मेन विंडो है। अगर जो इसी की हमको एक और प्रतिलिपि चाहिए तो आप यहाँ पर देखें व्यू टैब के अंतर्गत विंडो में आके न्यू विंडो को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी दूसरी एक तैयार हो जाएगी प्रतिलिपि। ध्यान रहे दोस्तों, कॉपी नहीं होगी, दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। फिर से दोस्तों अगर आप इसकी भी चाहें तो न्यू विंडो को क्लिक करके इसकी भी विंडो बना सकते हैं। फिर व्यू में आके न्यू विंडो, ऐसा आप जितना चाहें उतना विंडो ले सकते हैं। चलिए एक और विंडो ले लेते हैं। तो देखें अभी सैलरी की 6 विंडो यहाँ ओपन हो गई है। देखने के लिए आप टास्क बार पर आइए, जहाँ एक्सेल का प्रोग्राम है उस पर माउस पॉइंटर लाइए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, सैलरी 4, सैलरी 5 और सैलरी 6। एक ही विंडो का अलग अलग 6 विंडो ओपन हो गया। अब इससे हमें फायदा क्या है, तो हर विंडो में हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारा सैलरी 1 विंडो अभी ओपन है और इसमें 14 लोगों का नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ से दूसरे में चले आ रहे हैं, और दूसरे में आने के बाद से हम यहाँ से 15 नंबर का जो है यहाँ से डेटा को रखते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हम 15 नंबर से देख रहे हैं 27 नंबर तक। फिर से हम चले जाते हैं सैलरी स्लिप 3 में, और यहाँ से 28 नंबर से या 27 नंबर से जितने नंबर से चाहें उतने नंबर से हम देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और ये 27 से 40 तक। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अब सैलरी 4 में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसमें हम 40 से ऊपर और टोटल बैलेंस को देखेंगे। अब दोस्तों देखिए सैलरी 1 में आते हैं तो इन सब का नाम देख लेंगे, सैलरी 2 में आते हैं तो उसके आगे का नाम देख लेंगे, सैलरी 3 में आते हैं तो उसके आगे का नाम देख लेंगे, सैलरी 4 में आते हैं तो उसके आगे का। ऐसे ही जितने भी विंडो होंगे या जितना बड़ा फाइल होगा उन सब का नाम आप आसानी से देख सकते हैं। एक ही समय में उस फाइल पर अलग अलग लोकेशन पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे 20,727 रुपए इनका बैलेंस है, मैं इन्हें कलर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से कलर कर दिया। अब दोस्तों मैं पहले वाले को कलर करना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले को सिलेक्ट करा, होम टैब में आया और यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो इस प्रकार आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। अब दोस्तों शॉर्टकट की बात आती है, ये तो आप नया विंडो लेना सीखे हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस F6 से क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अभी हम है सैलरी 1 वाले सीट पर। अब हमें माउस का उपयोग नहीं करना है, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करना है, तो कंट्रोल के साथ F6 की को प्रेस करेंगे। देखिए हम आ गए सैलरी 3 में, फिर से कंट्रोल के साथ F6, अब 4 2 6 5 1 3 4 2 6 5। दोस्तों जिस तरह हमने क्लिक करा था वैसे देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक विंडो से हम दूसरे विंडो में यहाँ पर स्विच हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ देखें, कंट्रोल के साथ F6 की प्रेस करते जाएंगे और एक विंडो से आप दूसरे विंडो में स्विच होते चले जाएंगे। अगर जो यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करनी है, मतलब प्रीवियस मोड में करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट और F6 की प्रेस करें। तो देखो सबसे पहले 5 है, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, मतलब यह प्रक्रिया पीछे की तरफ होती है।
यूज ऑफ F7 फंक्शन की। दोस्तों एक्सेल के अंतर्गत हमने एक टेबल तैयार करा है जिसमें देखिए कुछ नाम हमने टाइप करा है जिनका नाम इनकरेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइप करा है इंटरनेशनल, लेकिन इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। यहीं पर देखें हमने टाइप करा है फ्लावर, लेकिन इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। यहाँ पर हम क्लास टाइप करना चाहते थे, यहाँ रियल टाइम, यहाँ फेसबुक और यहाँ गूगल, लेकिन ये जो भी नाम आप देख रहे हैं सबका नाम इनकरेक्ट है। या ऐसे ही कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसकी जांच करने के लिए F7 की का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करिए, उसे सिलेक्ट करने के बाद F7 की प्रेस करें। जैसे ही F7 की प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग का एक छोटा सा विंडो अपीयर होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर जो आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी तो यह स्पेलिंग का विंडो ओपन नहीं होगा। फिलहाल देखें इंटरनेशनल को सिलेक्ट करके जब हमने F7 की प्रेस करा तो यहाँ पर स्पेलिंग का विंडो आ गया है और यहाँ पे देखिए सजेशंस के अंतर्गत डिस्प्ले हो रहा है कि इसकी स्पेलिंग INTERNATIONAL होता है, जो कि यहाँ पर देखिए हमने टाइप करा है TIA, जो कि हमने जानबूझकर गलती करा था ताकि आप इसका उपयोग अच्छे से समझ सके। अगर जो दोस्तों इसकी स्पेलिंग आपको सही करनी है तो आप यहाँ पे चेंज या ऑटो करेक्ट को क्लिक कर दें। तो फिलहाल दोस्तों मैं ऑटो करेक्ट को क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने ऑटो करेक्ट को क्लिक करा देखिए इसकी स्पेलिंग अपने आप सही हो गई। फिलहाल दोस्तों इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर स्पेलिंग चेक किए कंप्लीट हो गई। लेकिन वहीं पर दोस्तों दूसरे वाले को देखें तो इसकी भी स्पेलिंग एरर है, इसकी भी हमें जांच करनी है। तो F7 की प्रेस करेंगे तो देखिए स्पेलिंग का विंडो फिर से आ गया और यहाँ पे सजेशंस में डिस्प्ले हो रहा है कि या तो इसको फ्लावर कर सकते हैं, या फ्लावेट कर सकते हैं, या फ्लेकर, या फ्लेयर, या फ्लावर, या क्लेवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी इन स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या अगर जो ऑटो करेक्ट करते हैं सिलेक्ट करके तो वह ऑटो करेक्ट भी हो जाएगा। फिलहाल मैं फ्लावर को सिलेक्ट करके इसे फ्लावर में चेंज कर देता हूँ। देखिए चेंज हो गया फ्लावर। ऐसे ही दोस्तों अगर एक ही साथ सबको आप करना चाहते हैं तो जैसे ही एक स्पेलिंग जांच करेंगे तो ऑटोमेटिक करेक्ट होकर अगले गलत वाले स्पेलिंग पर ये पहुंचा देगा। तो जैसे देखिए हमको यहाँ पर चाहिए क्लास, तो हमने क्लास को सिलेक्ट करा और यहाँ पर चेंज को क्लिक करा, देखिए चेंज हो गया। अगला है रियल टाइम, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रियल टाइम, चेंज कर देते हैं। अगला फेसबुक, तो फेसबुक के लिए यहाँ पर चेंज को क्लिक करते हैं फेसबुक, और यह गूगल, तो यहाँ पर चेंज को क्लिक कर देते हैं। अब जितने भी इनकरेक्ट स्पेलिंग थे सबकी स्पेलिंग करेक्ट हो गई है और देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब आप ओके को क्लिक करें और आप देखेंगे तो आपकी सारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो गई है। अब अगर जो F7 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज डिस्प्ले करेगा, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, आप सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों F7 की मदद से आप MS एक्सेल के अंतर्गत टाइप किए गए किसी भी प्रकार की स्पेलिंग जो कि एरर है उसकी जांच कर सकते हैं और उसे ऑटो करेक्ट या चेंज कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F7। कंट्रोल प्लस F7 की सहायता से आप एक्सेल की रीस्टोर हुई विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। अगर जो विंडो फुल स्क्रीन पे मतलब आपके डिस्प्ले के पूरे आकार में होगा तो आप कंट्रोल प्लस F7 का उपयोग नहीं समझ पाएंगे और ना ही आप इसका उपयोग कर पाएंगे। चलिए मैं अभी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल के साथ F7 की प्रेस करा तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर टाइटल बार पर डबल क्लिक कर दें ताकि यह इस साइज में छोटा हो जाए, या यूं कहें तो यह रीस्टोर हो जाए। अब दोस्तों किसी भी सेल को सिलेक्ट रखिए या इस एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत कहीं भी रहिए, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F7 की प्रेस करिए। जैसे ही कंट्रोल के साथ F7 की प्रेस करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर ऑटोमेटिक ही टाइटल बार के ऊपर चला जाएगा और आपका माउस पॉइंटर मूव पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। अब अपने कंप्यूटर के एरो की मदद से आप डाउन या अप या लेफ्ट या राइट जिधर चाहे आप उधर अपने विंडो को ले जा सकते हैं, मीन्स मूव कर सकते हैं। और इच्छा अनुसार स्थान पर ले जाने के बाद एंटर की प्रेस करें, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, मीन्स वहीं पर स्टैंड बाय मोड में हो जाएगा। अगर जो फिर से आपको ऊपर नीचे करना है तो फिर से कंट्रोल प्लस F7 की प्रेस करें और अपनी इच्छा अनुसार स्थान पर इसे मूव करें और जब आप वांछित स्थान पर पहुंच जाएं तो एंटर की प्रेस करें, वो वहीं पर रुक जाएगा और आपका कर्सर पुरानी अवस्था में चला जाएगा। चलिए दोस्तों इसे कर लेते हैं अब मैक्सिमाइज। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कंट्रोल प्लस F7 का भी उपयोग सीख लिया। अगला है दोस्तों शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की का उपयोग रिसर्च या
थीसरस टास्क पैन को ओपन करने के लिए किया जाता है। थीसरस या रिसर्च की मदद से आप किसी भी वर्ड के समतुल्य जो भी वर्ड होते हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपने वह नाम या स्पेलिंग टाइप करा होगा। जैसे हमने यहाँ पर इंटरनेशनल को सिलेक्ट करके रखा है। अब शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड में थीसरस का एक टास्क पैन ओपन हो जाएगा। इसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके आप मूव, साइज और क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए हम इसे सेंटर में ला देते हैं, यहाँ पास में। देखिए इंटरनेशनल को हमने यहाँ पर जब रिसर्च करा या इसका थीसरस के लिए हमने अप्लाई करा शिफ्ट प्लस F7 की प्रेस करके, तो यह विंडो आ गया और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ देखिए यहाँ पे वर्ड भी आ गया है। जैसे ग्लोबल भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड या और भी बहुत कुछ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर नीचे स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हैं। चलिए इसे करते हैं क्लोज। अगला है फ्लावर, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्लावर के नाम और यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए इसे करते हैं क्लोज। ऐसे ही दोस्तों क्लास को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करते हैं तो देखिए क्लास से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड आ रहा है। जैसे क्लास में क्या, लेसन, पीरियड, सेशन, लेक्चर, सेमिनार, कोर्स, ट्यूटोरियल, डिस्कशन, यही सब होता है। तो उससे मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसे चाहे तो आप उसकी जगह पर अपने वर्कबुक में इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास के जगह पे हम लेसन चाहते हैं तो लेसन के आगे देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बटन डिस्प्ले होगा। ये तब डिस्प्ले होगा जब आप उस पर अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे। माउस पॉइंटर ले जाने के बाद उसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करें और इंसर्ट को क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ही वह वर्ड या वह शब्द ऑटोमेटिक ही जो पुराना वाला जिसे सिलेक्ट करके आपने थीसरस लाया था उसके स्थान पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप किसी के स्थान पर कुछ भी पेस्ट करा सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। देखिए एक बार हमने थीसरस ला लिया और यहाँ पर कुछ और चाहिए, मैं इसे क्लिक करके इंसर्ट को क्लिक कर देता हूँ, वो इंसर्ट हो जाएगा। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। यूज ऑफ F8 फंक्शन की, हमने एक एक्सेल फाइल ओपन करके रखा है जिसके अंदर हमने पहले से ही एक टेबल तैयार करके रखा है। इस टेबल के अंतर्गत दोस्तों अगर जो हमें किसी भी सेल को सिलेक्ट करना होगा तो उस सेल के ऊपर लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करना है। देखें अभी जो 44 यहाँ पर टाइप हुआ है जिसका सेल नेम है C4, हमने इसे क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया। इसी के साथ अगर जो हमें दूसरा सेल सिलेक्ट करना हो तो हमें कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे सेल को क्लिक करना होगा। ऐसे ही कंट्रोल की प्रेस करके तीसरे सेल को। तो इस तरह हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो आप मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें, एक रेंज को सिलेक्ट करें, उसके बाद से दूसरे रेंज को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है डिफॉल्ट रूप में डिसेबल रहती है। इसे इनेबल करने के लिए F8 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम F8 फंक्शन की को प्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्टेटस बार को देख लें तो यहाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। अब दोस्तों अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करें। जैसे ही F8 की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेटस बार पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा एक्सटेंड सिलेक्शन। अब दोस्तों कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जो पहला सेल सेलेक्ट है उससे रिलेटेड रो और कॉलम में सिलेक्शन बन जाएंगे। जैसे अभी आप देखें D6 को हमने सेलेक्ट करके रखा था पहले एक्सटेंड करने से पूर्व, मीन्स कि F8 की को प्रेस करने से पूर्व। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ इस सेल को क्लिक करता हूँ जिसका नाम है B3। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा बिना कंट्रोल की प्रेस किए हुए और बिना लेफ्ट बटन को होल्ड किए हुए। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट हो गया। अगर जो दोस्तों इसके राइट हैंड साइड की तरफ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड क्लिक करें। अगर जो टॉप में यहाँ से ऊपर तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो सिर्फ और सिर्फ उसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस रो के आखिरी या लेफ्ट वाले आखिरी सेल को क्लिक करें, या फिर चाहें तो आप इसके ऊपर भी पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो ये सिलेक्शन आपको कंप्लीट रूप में नहीं समझ आया तो F8 की प्रेस करके पुनः इसे डीसेलेक्ट कर दें। वापस दोस्तों पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना है तो सिंपल पहले किसी एक कॉर्नर वाले सेल को सिलेक्ट कर लें, F8 की प्रेस करें, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। अब डायगोनल, उसके डायगोनल जो सेल है उसको क्लिक करें, ऑटोमेटिक पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 8 ऐसे ही रो कॉलम के हिसाब से भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। चलिए अब F8 की प्रेस करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। तो ये दोस्तों अब फिर से डिसेबल हो गया। अभी हमने इनेबल करा था जो कि देखें अब ये नॉर्मल अवस्था में है। किसी भी एक सेल को क्लिक कर रहे हैं सिर्फ वही सेलेक्ट हो रहा है।
अगर जो मल्टीपल करना होगा तो लेफ्ट बटन होल्ड करके रखेंगे और तब अपने माउस पॉइंटर को इधर उधर मूव करेंगे तो यह सिलेक्शन बनेगा। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों Alt प्लस F8। Alt प्लस F8 शॉर्टकट की का उपयोग मैक्रोज के डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। चलिए प्रेस करते हैं Alt प्लस F8 की। जैसे ही Alt के साथ F8 की प्रेस करेंगे तो मैक्रोज का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी सहायता से आप नया मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, पुराने मैक्रो को एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या उसे रन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको एक मैक्रो को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम दिया सम। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्रिएट को क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट को क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का यहाँ पर एक नया विंडो आ जाएगा जहाँ पर आपको कोड यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन कोड अगर जो लिखना आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आप मैक्रो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इसे क्लोज करते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं कोड करके आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नॉर्मली आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। उसके लिए व्यू टैब को क्लिक करेंगे, अंत में देखेंगे तो मैक्रोज का एक ग्रुप मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आपको मैक्रो। इसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक मैक्रो का नाम दे देंगे। जैसे हमने दिया नाम सम और यहाँ पर शॉर्टकट की के अंतर्गत कोई भी एक की ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ आई। तो कंट्रोल के साथ आई की प्रेस करेंगे तो यह मैक्रो रन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप दिस वर्कबुक को रखें। अगर जो दिस वर्कबुक को रखते हैं तो इस वर्कबुक में जितना भी सीट लेंगे हर सीट में वह काम करेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो चाहे वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ओके को क्लिक करेंगे। जैसे ओके को क्लिक करेंगे हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना प्रारंभ हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों अगर जो किसी भी चीज को यहाँ पर हम सम करते हैं, सपोज इसका हमको पूरा टोटल जोड़ना है तो हम इक्वल सम टाइप करेंगे, टाइप की प्रेस करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए आंसर आ गया। अब हम इसे कर देते हैं यहाँ से स्टॉप। स्टॉप करने के बाद दोस्तों ये हमारा आंसर जो है इसे सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने अभी आपको शॉर्टकट बताया था Alt प्लस F8 की जैसे प्रेस करेंगे तो मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सम वाला मैक्रो आ गया जो अभी अभी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको दिखाया था। अब इसे आप यहाँ से एडिट को क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, उसका कोड भी देख सकते हैं कि कैसे यह रिकॉर्ड हुआ है। चलिए इसे कर देते हैं कैंसिल। अब अगर जो उसे आपको रन करना होगा तो Alt प्लस F8 की प्रेस करेंगे, मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे, रन को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए इसका आंसर यहाँ पर आ गया। ऐसे ही दोस्तों नया सीट लेते हैं और वहां पर यह मैक्रो रन करते हैं तो उसका आंसर वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके काम को बहुत ही आसान करेगा। वैसे मैक्रो के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप ध्यान से इस मैक्रो को समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर यह समझना है कि Alt प्लस F8 फंक्शन की प्रेस करने से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F8। कंट्रोल प्लस F8 शॉर्टकट की को समझने के लिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो पूरे स्क्रीन पर होगा तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके एक्सेल विंडो के अंतर्गत। चलिए मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल के साथ F8 की प्रेस करा, कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसको दोस्तों आपको सबसे पहले रीस्टोर कर लेना है, मीन्स फुल स्क्रीन से हाफ स्क्रीन पर कर लेना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने इसे हाफ स्क्रीन पर कर दिया। अब दोस्तों कंट्रोल के साथ जैसे ही F8 की प्रेस करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर आपके विंडो के बिल्कुल सेंटर में रिसाइज होने के लिए तैयार हो जाएगा। मीन्स दोस्तों कि एक्सेल के अंतर्गत रीस्टोर डाउन विंडो में कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की का उपयोग करंट विंडो को रिसाइज करने के लिए किया जाता है। अब अपने एरो की मदद से लेफ्ट, राइट या अप डाउन किसी भी दिशा में आप अपने विंडो की साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मुझे नीचे की तरफ बढ़ाना है तो मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा, हमारा जो मूव बटन था वो नीचे की तरफ रिसाइज हो गया है। अब डाउन की प्रेस करते जाएंगे, देखिए अब बढ़ता चला जाएगा। जब लगेगा कि हमारे साइज के अनुसार हो गया तो एंटर की प्रेस करेंगे, यह स्टॉप हो जाएगा। दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ाना है या राइट की तरफ बढ़ाना है तो फिर से कंट्रोल के साथ F8 की प्रेस करेंगे और जिस डायरेक्शन में हमें घटाना बढ़ाना है उस तरफ की डायरेक्शन वाले एरो की को हम प्रेस करेंगे। तो मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ, ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं एरो की को प्रेस करते हुए इसे ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, देखिए बढ़ रहा। एंटर की प्रेस करते हैं, यह रिसाइज हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों कंट्रोल प्लस F8 शॉर्टकट की का उपयोग आप सीख गए। चलिए अब इस विंडो को हम कर लेते हैं बड़ा। अगला हमारा शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F8। शिफ्ट प्लस F8 शॉर्टकट की का उपयोग मल्टीपल सेल या मल्टीपल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, जो हमारा एक्सेल का वर्कबुक या सीट होता है वो नॉर्मल अवस्था में होता है। मींस कि आप किसी भी एक सेल को क्लिक करते हैं तो वही सिलेक्ट होगा।
मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना होगा, और यदि मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल की प्रेस करके रखना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बिना कंट्रोल की प्रेस किए हुए मल्टीपल सिलेक्शन बनाएं तो उसके लिए दोस्तों आप Shift+F8 शॉर्टकट की का उपयोग करें। चलिए देखिए ध्यान से, अभी मैं ये जो सेल आप देख रहे हैं जिसमें 59 टाइप हुआ है, जिसका नाम है E8, मैंने इसे सिलेक्ट करके रखा है। और स्टेटस बार पर भी आकर देखें तो सिर्फ यहाँ मैक्रो नजर आ रहा है, जो कि अभी हमने रिकॉर्ड करके आपको दिखाया था, और कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F8। जैसे हमने शिफ्ट के साथ F8 की प्रेस करा, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ऐड और रिमूव सिलेक्शन। अब आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैं ई वाले पूरे के पूरे सेल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए सिलेक्ट हो गया, मीन्स ई कॉलम में जो भी डेटा हमारा है हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही दोस्तों बी वाले कॉलम को हमको सिलेक्ट करना है, तो सिंपल बी के नीचे वाले पहले सेल पर आइए, क्लिक करिए और इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों आप सिंगल सिंगल भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां सिलेक्शन बन रहा है ऑटोमेटिक ही, आप देख पा रहे हैं। अगर जो पहले से सिलेक्शन बना दिए तो उसमें से हटा भी सकते हैं, मीन्स आप उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, जैसा कि देखिए इसमें से रिमूव हो रहा है। अब ये प्रॉपर में वर्क कर रहा है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैं इसके सेल के बैकग्राउंड को यहाँ से कलर कर देता हूँ। देखिए मैंने सिंगल क्लिक करा, जो सिलेक्शन बनाया था उन सब के सेल के बैकग्राउंड में कलर हो गया। अगर जो आप टेक्स्ट का भी कलर बदलना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर को क्लिक करेंगे, एक ही बार में सारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यूज ऑफ F9 फंक्शन की। दोस्तों अभी हमारा एक्सेल का प्रोग्राम ओपन है, जिसके अंदर हमने एक सिंपल टेबल तैयार करके रखा है, जिसमें एक तरफ सब्जेक्ट रखा गया है और दूसरी तरफ एक पर्सन का नाम, और उस पर्सन का सब्जेक्ट में जितना अंक मिला हुआ है उतना अंक टाइप किया गया है। दोस्तों इसे कैलकुलेट करने के लिए इसके नीचे या किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करके इक्वल का साइन लगाएं और सम टाइप करके इन सभी अंक को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद से क्लोज पैरेंथेसिस लगाएं, एंटर की प्रेस करें। आप देखेंगे कि जो भी इनका टोटल प्राप्तांक होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने सम फंक्शन की मदद से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों किसी भी कारण से अगर जो मान लेते हैं कोई अंक कम हो गया है या ज्यादा हो गया है तो दोबारा हम उसे सेलेक्ट करके कम या ज्यादा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हिंदी में इन्होंने 85 नंबर पाया, हमने 85 टाइप करा, एंटर की प्रेस करा, तो देखिए ऑटोमेटिक ही फंक्शन जो हमने यहाँ चलाया था उसमें परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। चलिए इसी के आधार पर मैं कंप्यूटर में इसे 50 नंबर देकर चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गई। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन रहता है। जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन रहेगा तो कोई भी फंक्शन जब आप चलाएंगे और उस डेटा में परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर जो आप इसे ऑफ करना चाहें तो फार्मूलाज में जाकर कैलकुलेशन टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, कैलकुलेशन ऑप्शंस। इसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करें और यहाँ पर मैनुअल को क्लिक कर दें। जैसे ही आप मैनुअल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ हो जाएगा। अब किसी भी अंक को यहाँ पर आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे देखिए हिंदी में मान लेते हैं इन्हें 50 अंक प्राप्त हुआ है, तो हमने यहाँ पर 50 टाइप करा, एंटर की प्रेस करा, तो देखिए यहाँ पर कोई भी मान में परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए मैं मैथ में भी 50 नंबर दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने मैथ का भी अंक चेंज कर लिया, यहाँ पर अभी भी कैलकुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर जो इस तरह का आपके एक्सेल वर्कशीट में हो गया है या किसी ने आपको एक एक्सेल की फाइल दी है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी मान में चेंजिंग नहीं हो रहा है, जब आप डेटा में परिवर्तन कर रहे हैं और वास्तविक योग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस समय दोस्तों F9 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हुआ हो और मान में चेंजिंग नहीं हो रहा हो तो F9 की प्रेस करने से कैलकुलेट नाउ हो जाता है। चलिए प्रेस करते हैं F9। जैसे ही F9 की को हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमने डेटा में परिवर्तन किया है उसके अकॉर्डिंग मान में परिवर्तन हो जाएगा। अब F9 की हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने F9 की प्रेस करा मान में परिवर्तन हो गया। चलिए साइंस में मैं इसे 35 करके आपको दिखाता हूँ। 35 करा, चेंजिंग नहीं हुआ। F9 की प्रेस करते हैं, देखिए चेंजिंग यहाँ पर हो गई। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप एक से अधिक वर्कबुक को ओपन किए होंगे और दोनों में ही इसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप F9 की का उपयोग करेंगे तो जितने भी वर्कबुक आपने ओपन करा होगा सारे वर्कशीट में एक ही समय में कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स की जो डेटा का परिवर्तन हुआ था उसके अकॉर्डिंग मान में परिवर्तन
हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सिंपल एक ही वर्कशीट के अंतर्गत चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 2 वर्कबुक यहाँ पर ओपन करना होगा। जैसा कि अभी हमने फाइल 1 F9 को ओपन करके रखा है, चलिए इसे हम आधे स्क्रीन पर स्प्लिट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ एक और हम फाइल तैयार करके रखे हैं फाइल 2 F9, इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर देते हैं और इसे आधे स्क्रीन में हम सेट कर देते हैं। अभी दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 वर्कशीट हमने ओपन करा है, एक का नाम है फाइल 1, दूसरे का नाम है फाइल 2। दोनों में दोस्तों आप देख रहे हैं अलग अलग पर्सन का डेटा यहाँ पर रखा गया है। चलिए इस वर्कबुक में भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। इक्वल का साइन लगाया, सम टाइप करा, टैब की प्रेस करा और ये पूरा डेटा हमने सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करा और एंटर की प्रेस करा। देखिए आंसर आ गया 376। अब दोस्तों हिंदी में इन्होंने 90 अंक प्राप्त किया है, लेकिन मैं 75 करके देखता हूँ। देखिए मैंने 75 टाइप करा लेकिन यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर जो F9 की प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें परिवर्तन हो गया। ऐसे ही दोस्तों जानकारी के लिए मान लेते हैं हिंदी में इन्होंने 35 अंक प्राप्त किया और दूसरे वाले जो कि पहला वाला फाइल था राजेश का, इसमें भी मैं 35 कर देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए इनके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब दोस्तों किसी भी वर्कबुक को हम सेलेक्ट करके F9 की प्रेस करते हैं तो दोनों में परिवर्तन होगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। चलिए मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। मैथ में मैं इन्हें 40 नंबर कर देता हूँ और इनके भी मैथ में मैं 40 नंबर कर देता हूँ और दोनों का मान देख लें, एक का है 321 और एक का है 344। तो फिलहाल मैं 344 वाले को सिलेक्ट करके रखा हूँ और F9 की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने F9 की प्रेस करा देखिए इसके भी मान में परिवर्तन हो गया और इसके भी मान में परिवर्तन हो गया। यदि दोस्तों F9 शॉर्टकट की का आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप Alt प्लस Control प्लस F9 की का भी उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिंदी में मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, दूसरे वाले में भी मैं 50 कर दे रहा हूँ और अब आपको Alt Control F9 की प्रेस करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे दोनों मान में परिवर्तन हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर जो आप चाहें तो Alt प्लस Control प्लस Shift प्लस F9 की का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं हिस्ट्री में यहाँ पे 60 कर देता हूँ और इस वाले में मैं 70 कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों Alt Control Shift प्लस F9 की प्रेस करता हूँ तो देखेंगे तो दोनों के मान में परिवर्तन हुआ है। एक बार और देखते हैं दोस्तों, हिंदी में यहाँ पर 80 अंक कर देते हैं और दूसरे वाले में 75 अंक कर देते हैं। उसके बाद से Alt Control Shift प्लस F9 की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे दोनों मान में परिवर्तन हुआ है। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि दोनों में अंकों को हमने चेंज किया लेकिन किसी एक पार्टिकुलर वर्कबुक में ही हमारा कैलकुलेशन चेंज हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको Shift प्लस F9 शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं हिंदी में इन्हें 90 अंक दे दे रहा हूँ, मैथ में इन्हें मैं 80 कर दे रहा हूँ, साइंस में 70 अंक कर दे रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों दूसरे वाले में हिंदी में मैं 50 कर दे रहा हूँ, मैथ में 30 और साइंस में मैं 60 कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों ध्यान रहे अभी मैं फाइल 1 F9 को यानी कि 374 वाला जो योग है मैं इन्हें सेलेक्ट करके रखा हूँ। फाइल 2 को मैंने सेलेक्ट करके नहीं रखा है जिसमें कि 362 योग आपको दिख रहा है, लेकिन हमने डेटा में परिवर्तन करा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइल 1 में चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F9 की प्रेस करना होगा। मीन दोस्तों जिस वर्कबुक में आप एक्टिव होंगे सिर्फ उसी में ऑटोमेटिक कैलकुलेट नाउ अभी होगा शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की के प्रेस करने से। तो चलिए प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F9। जैसे हमने शिफ्ट प्लस F9 की प्रेस करा देखिए यहाँ मान में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही दोस्तों फाइल 2 में चलते हैं और इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F9 की प्रेस करते हैं तो देखिए इस मान में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत से वर्कबुक हो और किसी पार्टिकुलर वर्कबुक में ही आप मान की चेंजिंग करना चाहते हैं तो वहां पर शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की का उपयोग करें। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की का उपयोग एक्सेल के करंट विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल की बहुत सी वर्कबुक खुली हुई हो और आप करंट यानी कि जो एक्टिव वर्कबुक हो उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करें। जैसे ही कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करेंगे वह वर्कबुक मिनिमाइज हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा हमने एक वर्कबुक को मिनिमाइज कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास है फाइल 1, हम इसमें एक्टिव है जो कि एक्सेल का वर्कबुक है। अब कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करते हैं देखिए अभी मिनिमाइज हो गया। यूज ऑफ F10 फंक्शन की। सबसे पहले एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर लें और उसमें कोई सा भी एक टेबल क्रिएट कर लें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर
हमने एक्सेल की एक फाइल ओपन करी है और उसमें एक टेबल तैयार करके रखा है। हमारा पहला शॉर्टकट है दोस्तों F10। एक्सेल में F10 फंक्शन की का उपयोग रिबन तथा टैब में उपस्थित उनके कमांड के शॉर्टकट को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों अभी आप रिबन, उसके टैब और टैब के अलग अलग कमांड आप देख रहे हैं। इन्हें यूज करना हो तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वह स्टाइल आपके वर्कबुक में या वर्कशीट में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन ऑप्शन या कमांड को यदि आप शॉर्टकट की मदद से उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F10 की को प्रेस करना होगा। तो चलिए हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही F10 की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही देखिए यहाँ पर रिबन के लिए शॉर्टकट हाईलाइट हो गया। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P, फार्मूलाज के लिए M, ऐसे ही दोस्तों सबके लिए एक एक की हाईलाइट हो गया। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमें होम टैब में काम करना है तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से सिंपल H की प्रेस करना होगा, ओनली ऑन H की। ध्यान रहे कैप लॉक ऑन हो या ऑफ हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए H की प्रेस करते हैं। जैसे हम H की प्रेस करेंगे तो होम टैब के अंतर्गत जितने भी ग्रुप होंगे और जितने भी कमांड होंगे वो सभी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। अब जिनका हमें उपयोग करना होगा जस्ट वो वाली शॉर्टकट की हमें प्रेस करनी होगी। जैसे सपोज करें दोस्तों हमें इसे बोल्ड करना है तो हमने इसे सिलेक्ट करा, F10 की प्रेस करा, H की प्रेस करा होम टैब को सक्रिय करने के लिए। अब हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए 1 की प्रेस करना होगा। तो चलिए प्रेस करते हैं 1। जैसे हम 1 की प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर बोल्ड हो गया और यहाँ पे B यहाँ पर देख रहे होंगे हाईलाइट हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने सीखा एक्सेल के अंतर्गत रिबन को हाईलाइट करने के लिए F10 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगला शॉर्टकट है दोस्तों Alt प्लस F10। अगर तो दोस्तों आप अपने एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी इमेज या कोई शेप इंसर्ट कराए हो और उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप उसे कुछ देर के लिए या तो हाइड कर सकते हैं या हाइड है और आप उसे देखकर उससे संबंधित डेटा टाइप करना चाहते हैं, ये दोनों काम इस सिलेक्शन मेनू के अंतर्गत कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन मेनू को ओपन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर Alt प्लस F10 की प्रेस करते हैं। जैसे ही Alt के साथ F10 की प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड में सिलेक्शन का एक छोटा सा मेनू ओपन होकर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिलेक्शन का टास्क पैन ओपन होकर आ गया। अब दोस्तों चलते हैं हम इंसर्ट के अंतर्गत और इंसर्ट में इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहले हम एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को क्लिक करा, एक शेप यहाँ पर हमने बना दिया। उसके बाद दोस्तों फिर से इंसर्ट में चलते हैं इलस्ट्रेशंस में और यहाँ पर पिक्चर्स को क्लिक करके कोई हम एक पिक्चर इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पिक्चर जहाँ पर हम वहां चले जाते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट को क्लिक करते हैं और ये हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया। चलिए सबसे पहले हम इसे रिसाइज कर लेते हैं ताकि यह हमारे इस एक्सेल विंडो के अंतर्गत पूरी तरह से दिखाई दे और आप भी इस इमेज को देखकर समझ सके, नहीं तो बहुत बड़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए हमने इसे रिसाइज कर दिया। अब दोस्तों अभी देखें, मान लेते हैं कि ये डेटा हमने पहले से यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हो और हमें यहाँ पर वास्तविक कंटेंट वाले डेटा में कुछ चेंजिंग करने पर हमको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कंप्यूटर में हमने करा 55, एंटर की प्रेस करा, अब दूसरा वाला हमारा जो सब्जेक्ट और उसका जो अंक है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उस अवस्था में दोस्तों आप इमेज को बिना डिलीट किए यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं सिलेक्शन पैन की मदद से। देखिए हमने पिक्चर इंसर्ट करा था, दिख रहा है ये जो आई आपको दिख रहा है मीन्स आंख जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाएगा। ध्यान रहे वो डिलीट नहीं हुआ है, वो हाइड हुआ है, आप उसे जब चाहे दिखा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए ग्राफ हमको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर जो आई देख रहे हैं इस पर क्लिक करिए, देखिए हाइड हो गया। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। दोबारा दोस्तों अगर जो आप उसे लाना चाहते हैं तो सिंपल अल्ट के साथ F10 की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन का पैन ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों यदि आप पिक्चर को दिखाना चाहते हैं तो पिक्चर के सामने जो ये डैश आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करें, देखिए पिक्चर डिस्प्ले हो गया। रेक्टेंगल दिखाना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें, देखिए डिस्प्ले हो गया। यदि एक ही साथ इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल को क्लिक करें, एक ही साथ दिखाना चाहते हैं तो शो ऑल को क्लिक करें। खैर इसके बारे में दोस्तों हमने वीडियो आपको बना कर रखा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट हमें समझना था तो हमने आपको बताया Alt प्लस F10 शॉर्टकट की का उपयोग सिलेक्शन मेनू के विंडो को डिस्प्ले करने व हाइड करने के लिए किया जाता है। यदि पहले से यह डिस्प्ले हो रहा है तो Alt प्लस F10 की प्रेस करके आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। चलिए Alt प्लस F10 की प्रेस करते हैं और इन सबको हम हाइड ऑल को क्लिक करके हाइड कर देते हैं।
चलिए इसे हटा देते हैं। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F10 की। कंट्रोल प्लस F10 शॉर्टकट की का उपयोग एक्सेल विंडो को रीस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों पूरे स्क्रीन पर हमारा एक्सेल का विंडो आपको नजर आ रहा होगा। तो अभी हम मैक्सिमाइज मोड में, यदि हम रीस्टोर करना चाहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन देखना चाहते हैं या इसके बैकग्राउंड में कोई प्रोग्राम ओपन हुआ है या कुछ भी उसे देखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F10 की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो देखिए यह रीस्टोर हो गया। आप चाहे तो इसे रिसाइज भी कर सकते हैं। जब रिसाइज कर लेंगे और मैक्सिमाइज करने के बाद वापस रिस्टोर करेंगे तो इसी अवस्था में डिस्प्ले होगा। अब यदि रीस्टोर है और आप चाहते हैं मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब पूरे स्क्रीन पर हो जाए, तो कंट्रोल के साथ F10 की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो यह मैक्सिमाइज हो जाएगा। पुनः अगर जो आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F10 की प्रेस करें। देखिए रीस्टोर हो गया। जो लास्ट टाइम में इसकी साइज को आपने रिसाइज करके रखा होगा उसी साइज में रीस्टोर होता है। चलिए इसे कर देते हैं फुल स्क्रीन। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F10 की प्रेस करते हैं, ये हो गया फुल स्क्रीन। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F10 शॉर्टकट की का उपयोग किसी भी सेल को सिलेक्शन करने के बाद से वहां पर राइट क्लिक की जो मेनू ओपन होती है वैसा मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी देखिए इस सेल को हमने सिलेक्ट करके रखा है, अगर जिस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर जो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से शॉर्टकट की मदद से ओपन करना चाहते हैं तो शिफ्ट की प्रेस करें और F10 की प्रेस करें। जैसा ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक वही वाली मेनू ओपन होगी। मींस दोस्तों कि जो राइट क्लिक करके आप मेनू ओपन करते हैं किसी भी सेल के ऊपर, वही वाली मेनू शिफ्ट के साथ F10 की प्रेस करने पर ओपन होगी। इसकी सहायता से सेलेक्ट किए गए कंटेंट में किसी भी प्रकार की आप एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक उसे डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, या उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगर जो आप शिफ्ट के साथ F10 की नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10 की का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों यह शिफ्ट प्लस F10 की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा नोट होता है कि यह कई वर्जन में काम नहीं करता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, नहीं करता है कोई इशू नहीं है, थोड़ा लंबा भी है, तो इसकी जगह पे आप शिफ्ट प्लस F10 की का उपयोग करें, बेटर है। यूज ऑफ F11 फंक्शन की। MS एक्सेल में F11 शॉर्टकट की का उपयोग सिलेक्टेड डेटा का चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों उसके लिए आपको एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करना होगा और उसके अंदर एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। फॉर्मेट आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं हमारे एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक टेबल बना के रखा है जिसमें कि क्रेडिट कार्ड की रेटिंग और सेल्स डिटेल्स को ऐड किया गया है, जिसमें कि कुछ कस्टमर के नाम, उनके रेटिंग, लास्ट ईयर सेल्स और उनका कार्ड एक्सटेंड होगा कि नहीं यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमें लास्ट ईयर सेल्स के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि इसका चार्ट क्या होगा, मतलब ग्राफ के माध्यम से यह समझ सके कि किसका सेल्स ज्यादा है और किसका सेल्स कम है। तो उसके लिए दोस्तों कोई भी डेटा हो, जस्ट उस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F11 की प्रेस करना है। जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तुरंत आपके इसी एक्सेल विंडो के अंतर्गत उस सीट के राइट हैंड साइड में चार्ट 1 नाम से एक सीट इंसर्ट हो जाएगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्रिपेयर होकर आ जाएगा मात्र 1 सेकेंड में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। जैसा कि अगर जो हम डेटा को देखें तो देखिए पहला वाला डेटा है 2500, जिसका यहाँ पर ग्राफ देखिए कम है। वैसे दोस्तों चार्ट में भी आप देख सकते हैं इसको, उसके लिए आपको सेटिंग करनी होगी और वो चार्ट को पढ़ाते वक्त हमने अच्छे से आपको बता दिया। यहाँ पर सिर्फ समझना है कि F11 की का क्या उपयोग होता है। जो आप समझ चुके हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा हो, अगर जो आप उसे सेलेक्ट करके F11 की प्रेस करते हैं तो उस डेटा के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्रिपेयर होकर ऑटोमेटिक ही आपके एक नए वर्कशीट में आ जाएगा। चलिए अब हम इस चार्ट को कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के लिए उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट को क्लिक करके डिलीट को पुनः क्लिक करेंगे। दोबारा मैं दूसरे वाले चार्ट को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ और ये डिलीट। अभी जो 2 चार्ट हमने बनाया उसे डिलीट कर दिया और ये हमारा सीट और हमारा टेबल आपको नजर आ रहा है। अगला शॉर्टकट है Alt प्लस F11। Alt प्लस F11 शॉर्टकट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करने के लिए किया जाता है, जिसकी सहायता से आप किसी भी प्रकार का मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसे ओपन करने के लिए दोस्तों Alt के साथ F11 की को प्रेस करेंगे। जैसे ही Alt के साथ F11 की प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का विंडो ओपन होकर
आ जाएगा। वैसे दोस्तों F8 शॉर्टकट की के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसे कैसे एडिट करते हैं। एक बार हमारी F8 की वीडियो आप देख जाइएगा। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। अगला हमारा शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F11। कंट्रोल प्लस F11 शॉर्टकट की का उपयोग करंट वर्कबुक में मैक्रो शीट ऐड करने के लिए किया जाता है। अभी आप देखें हमारे इस एक्सेल विंडो के अंतर्गत जो हमारा वर्कबुक ओपन हुआ है उसमें शीट 1 ओपन है। अगर जो हम एक मैक्रो का विंडो ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ F11 की प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ F11 की प्रेस करेंगे तो उस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में मैक्रो 1 जो कि डिफॉल्ट नाम होता है के नाम से एक मैक्रो शीट ऐड हो जाएगा। यदि दोबारा आप कंट्रोल के साथ F11 की प्रेस करते हैं तो एक और मैक्रो शीट ऐड हो जाएगा जिसका डिफॉल्ट नाम होगा मैक्रो 2। ऐसे जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार नया मैक्रो का शीट ऐड होता चला जाएगा। वैसे दोस्तों इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो हम इसमें समझेंगे। फिलहाल इसे हम डिलीट कर देते हैं। बस हमें शॉर्टकट का मतलब यहाँ समझना था कि कंट्रोल प्लस F11 शॉर्टकट की से क्या होता है। तो हमने समझा कि मैक्रो शीट ऐड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट का उपयोग करंट वर्कबुक में नया वर्कशीट ऐड करने के लिए किया जाता है। यह भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर शीट के राइट हैंड साइड में प्लस का एक साइन होता है। अगर जो इस पर माउस पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो एक नया शीट ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप शॉर्टकट की मदद से ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो एक नया वर्कशीट इसमें जुड़ जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं शीट 3 जुड़ गया। दोबारा मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस F11 की, देखिए शीट 4 जुड़ गया। फिर से मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस F11, देखिए एक नया शीट जुड़ गया शीट 5। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से शॉर्टकट की मदद से नया वर्कशीट करंट वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। अगला और आखिरी शॉर्टकट है दोस्तों Alt प्लस शिफ्ट प्लस F11। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, परंतु यह तभी ओपन होगा जब आपने करंट वर्कबुक में कोई स्क्रिप्ट ऐड किया होगा। अगर जो स्क्रिप्ट ऐड नहीं किया होगा तो यह ओपन नहीं करेगा, मीन्स कि उस वर्कबुक में यह कार्य नहीं करेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको स्क्रिप्ट ऐड करना होगा। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। यूज ऑफ F12 फंक्शन की। F12 फंक्शन की का उपयोग सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि दोस्तों आपके पास कोई वर्कबुक हो जिसमें आपने काम कर लिया हो और पहले से वो सेव हो तो आप उसे दोबारा सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12 की का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हम एक एक्सेल की फाइल ओपन की है जिसका नाम है F12 और हमने एक टेबल तैयार करके रखा है जिसमें कुछ डेटा टाइप हुआ है। इसे हम दोबारा सेव करना चाहते हैं या इसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद से इसे हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सेव एज का डायलॉग बॉक्स लाना होगा और जिसे लाने के लिए F12 की को प्रेस करेंगे। तो चलिए हम प्रेस करते हैं F12 की। जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। देखिए फाइल नेम में पहले से ही फाइल का नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है F12 और ये लोकेशन पर भी आपको दिख रहा होगा कि डेस्कटॉप पर एक F12 नाम की फाइल है। यदि हम इसमें कोई अनदर नाम दे दें या अनदर लोकेशन दे दें तो यह फाइल दोबारा सेव हो जाएगी दूसरे नाम से। चलिए मैं इसमें 1 और ऐड कर देता हूं और सेव को क्लिक कर देता हूं। तो देखिए हमारी दूसरी फाइल हो गई F12-1। इसी के साथ दोस्तों अगर जो आप पहली बार ओपन किए होंगे वर्कबुक को और सेव नहीं किए होंगे तो इस फंक्शन की मदद से आप सेव भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस N की प्रेस करते हैं नया वर्कबुक लेने के लिए। देखिए हमारे पास एक नया वर्कबुक ओपन हो गया है जो कि एक्सेल की तरफ से डिफॉल्ट नाम है बुक 1। अब इसमें दोस्तों हम एक डेटा टाइप कर देते हैं 10, 20, 30। अब इसे हमें सेव करना है तो सेव करने के लिए भी आप F12 की का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए फाइल नेम में डिफॉल्ट दिख रहा है बुक 1, इसका नाम सिंपल हम 1 रख देते हैं और सेव को क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी फाइल सेव हो गई। इसे दूसरे नाम या दूसरे लोकेशन पर सेव करना है तो F12 की प्रेस करेंगे तो सेव एज का वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ से आप लोकेशन बदल सकते हैं या इस फाइल का नाम बदल सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं इसे कैंसिल क्योंकि हमने सेव और सेव एज करके देख लिया। इस फाइल को भी हम कर देते हैं क्लोज। हमें इस पर काम करना है
अगर जो दोस्तों आप F12 की का उपयोग नहीं करना चाहते तो हमने F2 फंक्शन की को जब पढ़ाया था तो आपको बताया था यदि आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो Alt प्लस F2 शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जैसे हमने प्रेस करा Alt प्लस F2 तो ऑटोमेटिक ही सेव एज का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। आप इसका भी उपयोग सेव और सेव एज के लिए कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का उपयोग ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि दोस्तों आपके पास कोई पुराना वर्कबुक है, किसी अनदर लोकेशन पर वर्कबुक है, उसे एक्सेल के अंतर्गत ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F12 की प्रेस करें। जैसे ही कंट्रोल के साथ F12 की प्रेस करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये डेस्कटॉप पे हमारा ऑटोमेटिक लोकेशन गया है क्योंकि हमने लास्ट टाइम में डेस्कटॉप पर ही काम करा था, इसीलिए वह सेम लोकेशन पर गया। यहाँ पर देख एक्सेल ऑल न्यू फाइल नाम का एक फोल्डर है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारी एक्सेल की फाइल मौजूद है। इसमें से हम एक सैलरी को सिलेक्ट करके ओपन को क्लिक करते हैं तो देखिए वो हमारी फाइल यहाँ पर ओपन होकर आ गई जिसका नाम है सैलरी। तो इस प्रकार दोस्तों आपने सीखा कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का उपयोग ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। अगला शॉर्टकट है दोस्तों शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का उपयोग सेव के लिए ऑप्शन विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। अभी आपने देखा था कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था, लेकिन दोस्तों यदि आप डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन करना चाहते, आप ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F12 की प्रेस करें। जैसे ही शिफ्ट के साथ F12 की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सेव का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारी फाइल पहले से सेव है इसलिए वह नहीं आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नया वर्कबुक लेना होगा। तो कंट्रोल के साथ N की प्रेस करेंगे। नया वर्कबुक लेने के लिए यहाँ पर कोई डेटा टाइप करते हैं 10, 30, 20 और 50। इसे हमें सेव करना है तो शिफ्ट के साथ F12 की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप पीसी के किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ देखें, इस वीक में जितना भी लोकेशन सिलेक्ट करा होगा उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है। आप डायरेक्ट वहां पर इस फाइल को सेव कर सकते हैं। टुडे आज आपने कहाँ कहाँ ओपन करा है वहां पर भी डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर डोंट सेव। इसका एक और शॉर्टकट होता है, वो मैंने F2 के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो बताया था। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2 की प्रेस करके यही वाला ऑप्शन मेनू भी आप दोबारा ओपन कर सकते हैं, जहां से आप अपने फाइल को किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। अगला हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की का उपयोग प्रिंट के लिए ऑप्शन विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे ये हमारा डेटा है और इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन विंडो डिस्प्ले करना होगा, जहां से हम प्रिंटिंग के लिए उसे तैयार कर सकें। तो उसके लिए दोस्तों आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 की प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और F12 की एक साथ प्रेस करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन विंडो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखें यहाँ पर इसकी सेटिंग से संबंधित ऑप्शन आ गए हैं और दूसरी तरफ प्रिंट प्रीव्यू भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा MS एक्सेल में F1 से लेकर F12 फंक्शन की का उपयोग करना तथा साथ ही साथ कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ, शिफ्ट की के साथ और सभी का एक साथ कॉम्बिनेशन की। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।